2012 में आप कॉन्फिडेंट थे कि आप ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये सच था ना? आप कह रहे हैं सिट इन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आपके साथ विश्वासघात किया। यही बात विजय बहुगुणा भी कहते हैं कि हरीश रावत ने मुझे अस्थिर करने के लिए हर कोशिशें की, मुझे हर दिन परेशान किया। उनका वही चाहते थे कि हरीश रावत जिंदा न रहे। एक ही बात हो सकती थी, तभी चैन से रहते। आपने ऐसा क्या एग्जाम्पल सेट किया कि जिसके बाद हम ये कह सके साहब ये मेरा एग्जाम्पल है जिसके लिए मुझे याद रखा जाएगा? पहाड़ मैदान का जो पूरा इस समय पूरी चर्चा चल रही है, आपको लगता है इससे उत्तराखंड को नुकसान होगा? मैदान पहाड़ जो भी इसको करने की कोशिश करेगा वो अपनी राजनीति पर कील ठोकेगा। महेंद्र भट्ट प्रेमचंद जी के प्रेम में उन्होंने इसको मैदानी पहाड़ी शब्द का पहली बार उपयोग किया। आपको लगता है कि व्यवहार, आपकी भाषा में संयम और आप क्या बोल रहे हैं ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी बात कब किस रूप में आ जाए आपको पता नहीं लगता। कहा किसने और कहाँ कहा और किसके सानिध्य में कहा, ये तीनों चीजें जो है बड़ी महत्वपूर्ण। ये सबके लिए नजीर है कि बड़ा भाई देख रहा, बड़ा भाई जनता है। भू कानून को लेके आपने देखा लंबा संघर्ष हुआ। आप सरकार ने कहा कि साहब उन्होंने कठोर कानून पारित कर दिया है कि 2 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता कृषि और बागवानी के लिए जमीन। ये बिल्कुल फॉल्टी डिसीजन है। एक तो बिलेटेड है, बहुत देर में लाए जब जमीनें सब बिक गई, और दूसरा उसमें जो है आपने 2 हिस्से नहीं करने चाहिए राज्य। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी गैरसैंण को परमानेंट राजधानी बनाने की, आपने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आपने लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के बारे में कहा था कि वहाँ एलिवेटेड रोड बनाएंगे, नीचे हाथी चिंगाड़ेंगे, शेर दहाड़ेंगे, मोर नाचेंगे, हिरन अटखेलिया करेंगे और ऊपर से सैलानी इन सबका लुत्फ लेंगे। लालढांग चिल्लरखाल मार्ग आज भी जस का तस है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग का पॉडकास्ट। मैं हूं रमेश भट्ट। पॉडकास्ट में हमारे बहुत ही खास मेहमान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। आज हम उनसे जानेंगे पहाड़ में खेती को कैसे रिवाइव किया जा सकता है, 2027 में कांग्रेस का फ्यूचर प्लान क्या है, कौन से वो नेता हैं जिन पे फ्यूचर दिखता है उत्तराखंड में कांग्रेस का, और साथ ही साथ पहाड़ और मैदान की राजनीति से कहीं उत्तराखंड को आने वाले समय में नुकसान तो नहीं होगा। इन सारे सवालों का जवाब आज जानेंगे हम हरीश रावत जी से। बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। सबसे पहले तो ये पहाड़ मैदान का जो पूरा इस समय पूरी चर्चा चल रही है, तो एक तरह का रिफ्ट है पूरा, आपको लगता है इससे उत्तराखंड को नुकसान होगा? देखिए, उत्तराखंड के लोग चाहे वो कहीं बसा हुआ हो, वो समझदार है, उसमें सामान्य ज्ञान बहुत है, वो उसके अनुसार चीजों को तौलता है। दूसरी बात यह है, प्रत्येक उत्तराखंडी किसी न किसी रूप में अपने को लाभान्वित भी महसूस करता है और अब उत्तराखंड शब्द के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ रहा है और धीरे धीरे उसका स्वरूप जो है उत्तराखंडियत के आवरण में अपने को ला रहा है, जिसमें उसकी सब पहचानें समाहित हो जाए उत्तराखंडियत के रूप। आप कह रही हैं एक नॉन इशू, इसलिए मैदान पहाड़ जो भी इसको करने की कोशिश करेगा वो अपनी राजनीति पर कील ठोकेगा। आप कह रहे हैं नॉन इशू है एक तरह से, ये अगर जनता के लिहाज से देखें वो नुकसान उठाएगा। कुछ दिन मीडिया में चर्चा में आ सकता है वो व्यक्ति, जिस तरीके से आजकल सांप्रदायिकता के इशू पर बड़े बड़े जिन लोगों को कोई नहीं जानता था, बड़े बड़े चैनल उनको राष्ट्रीय हीरो बना दे रहे हो ओवरनाइट, तो कोई व्यक्ति इस तरीके की चर्चा में आ सकता है राज्य के अंदर, लेकिन वो राजनीतिक रूप से उसको कुछ गेन हो पाएगा, फुटहोल्ड और जमीन में अपने पांव टिका पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। महेंद्र भट्ट एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में, भाजपा के अध्यक्ष के रूप में अपनी इमेज उन्होंने बहुत डेवलप कर ली थी, मगर इस इशू पर प्रेमचंद जी के प्रेम में मैंने अपनी फेसबुक में लिखा हुई, मैंने कहा महेंद्र आप बहुत गलती कर गए। उन्होंने इसको मैदानी पहाड़ी शब्द का पहली बार उपयोग किया उन्होंने, और उसके बाद कुछ लोगों ने उसका उपयोग करके कुछ बातें कही, लेकिन उन बातों को उन्होंने तो प्रेमचंद जी को बचाने के लिए कहा, लेकिन दूसरों ने प्रेमचंद जी के विरोध में कहा, तो दोनों को लोगों ने पसंद नहीं किया। और आप ये अंदाज लगा लीजिए, जिस रैली का आह्वान किया गया, जिसका नाम पर्वती पहाड़ी स्वाभिमान या पर्वती स्वाभिमान कहा गया, बाद में
जिनके नाम से वो आह्वान किया गया उन्होंने स्वयं उसको करेक्ट किया है अपने अपने फेसबुक में, अपने उसमें, कि उत्तराखंडी स्वाभिमान, क्योंकि उस पहचान को जो उत्तराखंडी पहचान है जिसमें सारी आंचलिकताएं, सारी आंचलिक संस्कृतियां, सोच समझ जो भी है जिस रूप में भी आज हम हैं वो समाहित करती हैं, तो उस पहचान को कोई गंवाना नहीं चाहता क्योंकि बड़ी पहचान है। इस पूरे प्रकरण से अगर आप देखें प्रेमचंद अग्रवाल जी के इस पूरे प्रकरण से एक बात, आप क्योंकि अनुभवी हैं, आपको लगता है कि व्यवहार, आपकी भाषा में संयम और आप क्या बोल रहे हैं ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपकी बात कब किस रूप में आ जाए आपको पता नहीं लगता। यदि ये बात किसी सामान्य ऐसे व्यक्ति ने कह दी होती तो आई गई हो जाती। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बड़बड़ाते हैं, बहुत सारी चीज़ें अनर्गल बातें कर देते हैं, पर्चे छाप देते हैं और चीज़ें कर देते हैं, लेकिन उससे समाज उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेता। ये इसमें कहा किसने वो महत्वपूर्ण था, और कहाँ कहा और किसके सानिध्य में कहा, ये तीनों चीजें जो है बड़ी। तो आप कह रहे हैं तो कहा जब संसदीय कार्य मंत्री थे तब, सब कहा संसदीय कार्य मंत्री थे, विधानसभा में कहा संसदीय कार्य मंत्री थे, जो व्यक्ति वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री जब गृह मंत्री नहीं है तो फिर वर्चुअली नंबर 2 वित्त मंत्री, और उत्तराखंड में वित्त मंत्री की पहचान नंबर 2 के रूप में इंदिरा हृदय जी की वजह से रही है, आप पहले से देख लीजिए। नंबर 3, सारा मंत्रिमंडल सब उपस्थित हैं, स्पीकर उपस्थित है, विधानसभा है, और विधानसभा में कहा गया। तो इसलिए लोगों के मर्मों से चोट लग गई। और मैं एक बात और कह रहा हूं, हजारों लोग मुझ जैसे जो उनकी बात से आहत हुए, यदि ये बात पहाड़ी के बजाय किसी और के लिए भी कही गई होती, किसी और जाति, किसी और धर्म, किसी और क्षेत्रता के लिए कही गई होती, तब भी हम इसी तरीके से रिएक्ट करते, हमारी प्रतिक्रिया यही होती, और इसी तरीके से गुस्सा होते, इसी तरीके से दुखी होते, और जो है और मैं समझता हूं उत्तराखंड भी इसी तरीके से रिएक्ट करता। तो आपको लगता है ये पूरा घटनाक्रम एक नजीर है? हाँ, एक नजीर है। इस सार्वजनिक जीवन के लोगों के लिए, ये सबके लिए एक नजीर है कि बड़ा भाई देख रहा, बड़ा भाई जनता है, जनता देख रही है। यदि आपको पद दे रही है तो फिर वो आपसे हर तरीके का संयम चाहती है, खाने रहने सब तरीके का आचरण। और आप एक चीज़ और देख लीजिए, मेरा इतने वर्षों का उत्तराखंड का जो अनुभव है वो ये कहता है कि जो लोग कई दिनों बड़े आकर्षक, बड़े चर्चित रहते हैं, बड़े वो रहते हैं और बड़े चमक दमक रहती है, लेकिन अनंतोगत्वा वो लोग समय के साथ फेड आउट हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि लोगों को उनके उसमें कुछ बातें पसंद नहीं आती हैं लंबे उसमें। यदि आपको लंबे राजनीति में रहना है तो फिर आपको हर तरीके का संयम दिखाना पड़ेगा, जो संयम दूसरों के लिए अनुकरणीय हो। आप तो एक खाटी पॉलिटिशियन रहे, तो आजकल मैं देखता हूँ आप फूड ब्लॉगिंग ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब उत्पादों को लेकर आप ज़्यादा, और उस बहाने बहुत कुछ कहते भी हैं। तो बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है, बट आपके पास तो एक बहुत लंबा अरसा था। आप ब्लॉक प्रमुख से आपने राजनीति शुरू की, केंद्र में रहे, मुख्यमंत्री रहे, तमाम बड़े पदों में रहे। तो आपने ऐसा क्या एग्जाम्पल सेट किया कि जिसके बाद हम ये कह सकें साहब ये मेरा एग्जाम्पल है जिसके लिए मुझे याद रखा जाएगा? मैं एक छोटा उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ। सर, जब मैं ब्लॉक प्रमुख था, बहुत कम समय के लिए ब्लॉक प्रमुख रहा, मैंने जिलाधिकारी को प्रभावित करके, वो हमारे ब्लॉक में आए, उनके लिए मैंने नगाड़े बजवा दिए, प्रभावित करके उनसे एक आदेश करवा दिया कि यहाँ 37 ब्रांच पाठशालाएं खोल दी जाए। उन्होंने मुझसे पूछा, प्रमुख साहब कैसे चलेंगी ये प्राइमरी पाठशालाएं? मैंने कहा कुछ नहीं, हम चीड़ के वो लाएंगे, काट करके उसमें रखेंगे, आप एक अध्यापक वहाँ हमको दे दीजिए, वो संबद्ध रहेगा, वो आकर के हमारे बच्चों को, जो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे हैं उनको पढ़ा देगा। कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे उसमें पढ़ने शुरू हुए। अब उसकी वजह से एक नैतिक दबाव जिलाधिकारी पे भी आ गया, शिक्षा अधिकारी पे भी आ गया, जिन्होंने
वो सब शुरू किया कि धीरे धीरे उनमें से सब उनको अगले 5 साल में तो नहीं रहा ब्लॉक प्रमुख, मैं हट गया, लेकिन मेरे बाद भी वो पाठशालाएं रही और धीरे धीरे वो पूर्ण पाठशालाओं में परिणित हो गई। और इसलिए साक्षरता, जो बच्चे नहीं जाते थे, साक्षरता जंप कर गई हमारे वहाँ, क्योंकि हर गांव के अंदर स्कूल आ गया। मैंने बिजली का, मेरी दोस्ती थी जो एसडीओ थे, और एजुकेटिव इंजीनियर से गोविंद सिंह मेहरा जी के सानिध्य में मेरी दोस्ती हो गई। उनके वो पपलू फ्रेंड थे, तो गोविंद सिंह जी ने उनसे मेरी जान पहचान कराई। जेसी जोशी जी, मुझे अब भी नाम याद है उनका। तो उनसे मैंने कहा, उन्हें कहा एक काम करवा दो, पोल ले जाने का बंदोबस्त करवा दो और पोल मैं भिजवा देता हूँ और मैं बिजली के तार भिजवा दूंगा। मैंने कहा मैं पोल ही नहीं है, वो तो तारों का बंडल है, वो भी लोगों से करवाऊंगा। मैंने सावधान करवाया लोगों से, तारों के बंडल और पोल गाँव पहुँचवाए, और सारे गाँव जो है, भिक्कासैन वॉज द फर्स्ट ब्लॉक अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो 100% पहले विद्युतीकृत हुआ। इसी तरीके के और भी कुछ उदाहरण हैं जिनको हमने जो है एज फर्स्ट, जैसे इतने हाई स्कूल इंटर कॉलेज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने जहां जिसने कहा, बट उसका उपयोग नहीं हो रहा है ना, यही तो गलती हो गई। आज उस समय जहां जिसने कहा वहां बना दिए, और आज वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। देखिए, उस समय साक्षरता एक मिशन थी। हमने उस मिशन को 1-2 लेवल दिए। एक तो प्राइमरी स्कूल सबको घर पर हो जाए, उनमें प्रौढ़ शिक्षा का भी होता था। हमको प्रौढ़ शिक्षक ब्लॉक वाले रखते थे, तो प्रौढ़ शिक्षक भी रखते थे, उन्हीं में बुढ़े बुढ़िया भी पढ़ती थी, और उनमें उसके नाती पोते को भी ले आते थे, देख रेख भी हो जाती थी, और 3 तक का वो पढ़ करके फिर बड़े हो जाते थे जरा सा, वो बगल के प्राइमरी पाठशाला में चले जाते थे। नंबर 1। नंबर 2 जो है, हमारे सामने उस समय हमने कहा ये ब्लॉक को हम जो है सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षा का मतलब हाई स्कूल इंटर, उस समय फौज में भर्ती हो जाएगा, दूसरी जगह नौकरी पर लग जाएगा, ये एक लाभ रहता था। तो मैंने लोगों को प्रेरित किया, मैंने कहा भाई चंदे से जिसे भी करो, तुम जो है इसको हाई स्कूल बनाओ, हाई स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी बनाओ। और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहा था, तो मेरा प्रभाव जरा था मंत्री लोगों से, उनसे, और उस समय के सौभाग्य से शिक्षा मंत्री जी से मेरी बहुत अच्छी जान पहचान भी थी। तो मैंने उनको जो है मान्यता दिलवा दी। उस समय कहते थे रूल 94 होता था, उसके अंदर राज्य सरकार को ओवर रूल करके मान्यता देने का अधिकार था। तो उसके अंदर हमने मान्यताएं दिलवाई, 7 स्कूलों को मान्यता दी आई। आज वो सब स्कूल जो है इंटर कॉलेज के रूप में काम कर रहे हैं। ये आपने मुझसे कहा, तो जिस समय जो चीज़ प्रासंगिक होती है, जो चीज़ होती है महत्वपूर्ण होती है, उस समय वही महत्वपूर्ण थी। कालांतर में खेती दूसरे सवाल आए, तो आप देखिए 2014 से हमारा 16 तक का 3 साल का आप एजेंडा देखिए। मैंने आते ही ये जो मैक्रो लेवल प्लानिंग है, छोटी पहल है, लेकिन एक ही क्षेत्र में नहीं की। मैंने पर्यावरण जंगल के क्षेत्र में भी की, मैंने खेती के क्षेत्र में भी की, मैंने पानी के क्षेत्र में भी की, मैंने पशुओं के क्षेत्र में भी की, मैंने संस्कृति के क्षेत्र में भी की। जैसे संस्कृति में मैंने मेले भी छुए, तो मैंने झुमेलो और जो है छाछरी भी छुई। मैंने जागर और जगरिए देखे, तो मैंने भवन निर्माण की शैली को भी देखा। मैंने कहा जो भवन निर्माण की पर्वतीय शैली है, हमने कहा उसको किस तरीके से पुनर्जीवित किया जाए। हमने पानी के बोनस की बात भी कही। देश के अंदर पहला राज्य था जिसने वाटर बोनस की पॉलिसी बनाई, पहला राज्य था जिसने वृक्ष बोनस की नीति बनाई। आज भी कोई दूसरा राज्य नहीं है जो हमने वृक्ष बोनस की देने की नीति बनाई। यदि वो नीति पर चलते रहते, आज हमारे गाँवों के अंदर कॉमर्शियल वृक्ष नंबर 1 और फल वाले वृक्ष और चारा प्रजाति के वृक्ष में जो है हमारे गांव सेल्फ सफिशिएंट होते। और तो उसके तहत हमने दुग्ध बोनस की नीति को जोड़ा। अब 2014 से 2017 तक ही क्यों गिनते हैं या 16 तक ही क्यों गिनते हैं भाई? 2002 से 2007 तक भी आपकी सरकार थी। हाँ, 2012 से 2017 तक की आपकी सरकार थी। आप केवल अपने टेन्योर में जुड़ते हैं, तब तो आप तो तब भी प्रभावी थे। नहीं, आप जब नारायण तिवारी मुख्यमंत्री थे, आप बहुत पावरफुल व्यक्ति थे। 2012 से 2014 तक तो नहीं था, क्योंकि मैं कह दिया था, मैंने जब इनको बनाया
तो मैंने कहा आपने गलत कर दिया है, चलिए मेरा आई हैव नथिंग टू डू विद नाउ उत्तराखंड, अब मैं कैंपेन करने भी आप दूसरों से करवाइएगा। 2012 में जब आपको चीफ मिनिस्टर नहीं नहीं बनाया, बनाया तो जब मुझको अनंतों को तो मानना पड़ा तो मैंने ये बात साफ कह दी थी, इसलिए मैंने उसके बाद यहाँ कोई बात, कोई सलाह, कोई बात, एक बार बहुत जब कहा मुझे विजय बहुगुणा जी ने, तब मैं आया उनसे तो मिलने। 2012 में आप कॉन्फिडेंट थे कि आप ही चीफ मिनिस्टर बनेगी, ये सच था ना? न वो चलिए वो ठीक है जो है। 2002 में भी इसी तरीके की स्थिति थी, लेकिन जब नारायण जी यहाँ चीफ मिनिस्टर बन करके आए तो मैंने उनको घोषणा पत्र दिया मंच पर शपथ ग्रहण के बाद। मैंने कहा मैं आपको ये घोषणा पत्र कांग्रेस जनों की तरफ से दे रहा हूं, अब ये घोषणा पत्र आपकी संपत्ति है, इसकी रखवाली, इसको पूर्ण करने का दायित्व जो है अब आपका है। मैं यदा कदा आपको याद दिलाता रहूंगा, और मैं आभारी हूं इस बात का उनका कि उन्होंने राष्ट्रपति के जो गवर्नर का अभिभाषण था उसमें उसको सम्मिलित करा दिया। उसको सम्मिलित किया सब बातों को। लेकिन कालांतर में उनके चारों तरफ एक कुछ ऐसे हमारे ही तो लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा भाई ये तो आप हरीश रावत का एजेंडा दे रहे हैं, कर रहे हैं, आपका एजेंडा कहाँ है? तो मैंने उनको दो एक बार कहा, मैंने कहा आपको समन्वय करना पड़ेगा, आपका एजेंडा ये आप औद्योगिकरण ठीक है, लेकिन इस औद्योगिकरण के साथ कृषिकरण भी जरूरी है। जो छोटी एंसलरीज हैं, छोटी छोटी वो हैं, उनके लिए आप नियम बनाइए कि उत्तराखंडी मूल के व्यक्ति या उसकी साझेदारी में एंसिलरी लगेंगे, ताकि एक जनरेशन इंडस्ट्रियलिस्ट की उत्तराखंड में तैयार हो सके। इतनी इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मैंने कहा पंडित जी हमारा आदमी जब कोई कल इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो सकेगा तो आज मैंने कहा जो छोटा छोटा होगा, मैंने कहा ये हीरो वाले आ रहे हैं, इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था देख लीजिए, है? बोले हाँ, उन्होंने खुद ही बताना शुरू कर दिया, उनके पास तो सभी की चिप्स थी, बोले इसने इससे यहाँ से किया, इसने यहाँ से किया। फिर मैंने कहा यहाँ से किया तो हमारे लोगों को भी ये एंसिलरीज इत्यादि जो है उसका क्षेत्र हमारे लोगों के लिए एयरमार्क कर दीजिए। फिर मैंने केंद्र सरकार में उस समय अब राज्यसभा चले गए थे। हाँ, मैं तो केंद्र सरकार में जो मंत्री थे श्रम के, उनके ऊपर मेरा थोड़ा प्रभाव था, क्योंकि मैं श्रमिक संगठनों का काम देखता था, बहुत अच्छी ताकत थी हमारे पास। तो उनसे उन्हें दोस्ती जैसे मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई ITI देते हैं, आप हमको स्पेशल ITI दे दीजिए, जो ITI जो है जो हमारे वहाँ इंडस्ट्री लग रही है उनके बच्चों के लिए डिप्लोमा तैयार करेंगे, उनके डिप्लोमा होल्डर तैयार करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा यार आइडिया अच्छा है आपका। उन्होंने हमको निकाल नुकुल करके कैसे ही 12 ITIs दिए। जब यहाँ आया पत्र तो आने के बाद जो है उन्होंने अपने विधायकों के दबाव में, उनके कुछ लोगों के दबाव में वो ऐसे क्षेत्रों में दे दिए। मैं चाहता था जो दूर दराज के फार फ्लंग एरियाज हैं उनमें वो ITIs खुले, उनके बच्चे जो है उस डिप्लोमा लें और वो बच्चे जो है यहाँ की इंडस्ट्री में जो पद वो मिल रहे हैं उनको काम मिले। नहीं हो पाया। फिर मैंने उनसे एक बात और कही, मैंने कहा 70% रिजर्वेशन। अच्छा, तब आप चाहते थे? हाँ, मैंने करवाया हो। उसके लिए तो मैंने विधानसभा के सामने धरने पर बैठा, और मोतीलाल बोरा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपको आपके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई करने का। मैंने कहा गुड, करिए। मैं पहले अकेले बैठ रहा था, अब मैं कुछ विधायकों के साथ बैठूंगा। मैसेज क्लियर था, यदि आप मुझे छुओगे तो फिर सरकार देख लेना। तो फिर बीच का रास्ता निकाला गया और फिर एक चिट्ठी आई जिसके जरिए 70% लोकल लोगों को जितनी इंडस्ट्रीज लगी इनमें रिजर्वेशन का वो आज भी स्टैंड करता है। तो आप पंडित जी के साथ कंफर्टेबल थे? एक चीज और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई यहाँ के लोगों ने डॉक्टर परमार की इमेज देखिए, आपको अब वो काम करना है। मैंने कहा पहला काम ये भू कानून वाला करवाया और 250 करवाया, हमारे घोषणा पत्र में भी था। तो 250 तो उन्होंने किया ना खंडूरी जी ने। मैं बता, आपके यहाँ 500 था। रुपये तो सही, 250 किया पहले नारायण जी ने। फिर दबाव पड़ा, विजय बहुगुणा जी, सतपाल महाराज जी, इन सब ने घेरा, तो उसको फिर उन्होंने 250 को 500 कर दिया। मुझको बोले अब मानना पड़ता है, आप तो जानते हैं
सबकी बात माननी पड़ती है। क्या होगा 250 में 500 कर देते, 500 कर देते हैं। अब मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, मैंने कहा इतना बुजुर्ग आदमी इस तरीके से कह रहे हैं, मैंने कहा पंडित जी जो करें, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जो करें करिए। बाद में उसी को खंडूरी जी ने फिर 250 किया। जो खंडूरी जी के बाद एक ही तगमा रहा कि मैंने 500 को 250 कर दिया, वो जो है वही वाला था जो है। तो आप ऐसा नहीं है कि हमने जो उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की सोच है उस रास्ते को छोड़ा। बट नरेंद्र तिवारी को ना आज भी रावत जी इसलिए लोग जानते हैं कि उसने आके यहाँ पर इंडस्ट्री को लेके आए, उन्होंने जो अपने रिलेशन थे उनको कैश किया, वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ पर लेके आए, तो उन्होंने ये काम किया। मैं वही तो पूछता था, आपके उसमें क्या है, मतलब देखिए उनको आज भी ये जाना जाता है भाई तराई एरिया में खूब इंडस्ट्री लगाई, सिडको उन्होंने बसाया। सब जगह बहुत अच्छी बात है। बल्कि ये टैक्स हॉलीडे स्कीम की स्कीम तैयार हुई थी, और ये तैयार हुई थी, आपको याद होगा कांग्रेस की गवर्नमेंट थी जो लास्ट बजट था, उसमें टैक्स हॉलीडे स्कीम अनाउंस हुई थी। उसी को कैरी ओवर किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, उसका नाम टैक्स हॉलीडे स्कीम था। उसी स्कीम के तहत जो है इन हिमालयी राज्यों को, जिनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था, उसमें उत्तराखंड भी था, बिल्कुल उन राज्यों में ये सब जगह लगे, यहाँ भी लगे, हिमाचल में भी लगे। हिमाचल में फार्मास्यूटिकल में हमारे बराबर है वहाँ, और हमसे भी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगी, और भी दूसरे हिमालयी क्षेत्रों में भी लोग गए। लेकिन उत्तराखंड में सौभाग्य से जो हमने हरिद्वार हमारे साथ जोड़ा, तो उसकी वजह से हमको अपर एज मिला, क्योंकि मैदानी भाग मिला। उधम सिंह नगर, हाँ, उधम सिंह नगर तो पहले ही था। तो जो है हमको एक अपर एज मिला, नहीं तो यदि वो नहीं होता तो हमारे कुछ देहरादून में लगती, कुछ उधम सिंह नगर में लगती। तो इतना बड़ी संख्या इंडस्ट्रीज की हमारे वहाँ नहीं हो पाती। तो समय ने नारायण दत्त जी को ये सौभाग्य दिया, और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा, उसमें उनके रिलेशंस का भी योगदान हो सकता है, मैं उससे इनकार नहीं करता। नहीं हो नहीं सकता। मैं एक बार मैं बताऊं, मैं राहुल बजाज साहब को इंटरव्यू कर रहा था, और राज्यसभा सांसद थे। उन्होंने बोला कि मेरी इंडस्ट्री फाइनलाइज हो गई थी हिमाचल में लगनी, बट मुझे रात को तिवारी जी का फ़ोन आया कि मैंने तुम्हारे लिए लैंड टारगेट की हुई है, आप आइए और नाश्ता भी मेरे साथ करेंगे, यहीं करना है। बोले मैं सब छोड़ के चला गया देहरादून। हाँ, तो ये उन्होंने तो अपने रिलेशन को कैश किया। मैंने कहा ना आपसे, ये हो सकता है क्योंकि उनके रिलेशंस थे लोगों के साथ, उसका लाभ राज्य को मिला। तो रावत जी, इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि अगर नरेंद्र तिवारी जी की कोई जगह और होता तो शायद इतना डेवलपमेंट नहीं करा पाता। हाँ, ये हो सकता है। इतना देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है होता नहीं। अगर उत्तराखंड के मैं ही बोल रहा, उत्तराखंड के पर्सपेक्टिव से आप ये मानते हैं कि आपको एक ऐसा लीडर मिला जिसने उत्तराखंड की एक मजबूत नींव रखी। उत्तराखंड जिस सोच के साथ बना था, जिस समझ के साथ बना था, जिन लक्ष्यों को लेकर के बना था, वो उत्तर प्रदेश से भिन्न थे। हम 5 साल के बाद 2014 तक जितनी भी ग्रोथ रही, मैं नहीं कहता कि नारायण दत्त जी ने कुछ नहीं किया, खंडूरी जी ने, सबने अपना अपना रोल प्ले किया, सबने कुछ न कुछ किया, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की कॉपी बन गए, कार्बन कॉपी। हम अपना जिस रूप में हमको ग्रोथ चाहिए थी, जो हमारी जो यूएसपी थी, हमारी जो ताकत थी, उस पर हम काम नहीं करें, उस पर हम काम नहीं कर पाए ना। उन धाराओं पर हम उस पर सोच नहीं। जैसे मुझे एक एग्जांपल दीजिए ना, मतलब जनता को हम कैसे समझाएं? क्या? जैसे एक बताइए, ये हमारी ताकत थी, ये हमने छोड़ दिया। जैसे हमारी ताकत हमारी प्रकृति है, जंगल है। बिल्कुल। हमने जंगलों की बिल्कुल उपेक्षा की। हमने जंगलों की अपनी ताकत को अपनी इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं की। आज भी नहीं है। आज भी है, लेकिन हमने कोशिश की ना। हमने इसी के लिए इको डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का डेवलप, वो ठीक है, लेकिन आज आपकी ग्रोथ में आपकी फॉरेस्ट्री का कितना योगदान है, आप खुद ही देख लीजिए। मैं यही कह रहा हूँ, हमने इको डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना की, और वन निगम के साथ उसको संबद्ध किया। वन निगम के साथ इसलिए संबद्ध किया क्योंकि हम कुछ वन निगम से धन चाहिए था, और इसमें कुछ इन्वेस्ट करना था, और इसके इन्वेस्टमेंट से हमने, जैसे हमारे फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारी लोकेशन है,
बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारी संपदाएं हैं जो प्राकृतिक संपदाएं हैं, हम उसका किस तरीके से दोहन करें। आप अंदाज लगाइए, हमने उस समय 178 ऐसी लोकेशन जो है आइडेंटिफाई करवाई जिनमें हम बर्ड वॉचिंग का आपका वॉचिंग सेंटर बनाएंगे, वर्ड पार्क बनाएंगे। बट कहाँ है वो रिपोर्ट? है अरे आप, बट उसमें काम तो हुआ नहीं। नहीं हुआ काम। भाई दो चार चीजें हैं। आप नैनीताल में किलवरी के पास चले जाइए, आप यही पर पौलगढ़ में चले जाइए, दूसरी जगह चले जाइए, इनमें सब जगह बना नहीं। एक शुरुआत हुई, हमें समय कितना मिला। आप क्या समझते हैं कि मैं कोई 5 साल का मुख्यमंत्री था? मैं तो केवल 1.5 साल का मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ कहावत है ना, 1.5 साल पूत के पाँव पालने में ही पता लग जाता है। वही कह रहा हूँ, तो वो डायरेक्शन तो दिखनी चाहिए थी ना। एक मिनट, उत्तराखंड का लोग भी और जो यहाँ का प्रबुद्ध जनमानस है उसने मेरे साथ न्याय नहीं किया हमारे मूल्यांकन में। एक बात बताइए, आपका मूल्यांकन हो सकता है ना, 2000 आपका मूल्यांकन किसी दूसरे तरीके से किया होगा। 2013 की जो आपदा थी वो कोई साधारण आपदा थी? बिल्कुल, वो दुनिया का सबसे खतरनाक डिजास्टर था। उसका जो मैग्नीट्यूड था और सबसे कठिन था। कोई जिला ऐसा नहीं था जो आपदाग्रस्त नहीं हुआ, जिसमें टूट फूट नहीं हुई, शत विशत नहीं हुआ। सारा सिस्टम कोलैप्स कर गया, आपकी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, आपकी ग्रोथ रेट एकदम से नीचे आ गई, आपके पर कैपिटा इनकम एकदम से नीचे आ गई, आपका पर्यटक का इन्फ्लो बिल्कुल खत्म हो गया। और आप इस बात में श्योर नहीं थे कि आप 4 धाम यात्रा शुरू कर पाएंगे। और तो छोड़ो, आप ये भी तो वो नहीं थे कि अब नंदा रात खाली एक औपचारिकता रहेगी, ये साल कैसे करेंगे करके। लेकिन हमने 1.5 साल के अंदर पूरे रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन, आप जरा सा जानकारी ले लीजिए। भूकंप से, चमोली के भूकंप से पीड़ित आज भी मिल जाएंगे जो कहते हैं कि हमको मदद नहीं मिली। लेकिन आपको केदारनाथ आपदा या 2013-14 की आपदा, जिसको हिमालयी सुनामी कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जो प्रभावित था और जिसके द्वार तक हमारी सरकार ने सहायता नहीं पहुंचाई। तो आप कह रहे हैं आपने सबसे मुश्किल समय में रिसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन का काम किया, और जब चुनाव की बारी आई जनता ने आपको नकारा, आपका सही आकलन नहीं किया। इस बात से आप दुखी हैं? मैं यही कह रहा हूं, बल्कि ये काम इतना मुश्किल था, जब मैं इधर को आ ही रहा था तो मैं सोनिया जी के पास गया। मैंने कहा क्या आ गया है? बोली हरीश देखो, ये जो आपदा आई है इससे वहाँ के लोग बहुत पीड़ित हैं और मैं भी बहुत दुखी हूँ। तुमको एक काम करो, इसको किसी तरीके से इस 100 अपनी पूरी ताकत लगा करके इसको उत्तराखंड को अपने पाँव पर खड़ा करो। बल्कि जब मेरी गर्दन टूटी तो उसके बाद मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैडम मुझसे आप क्या हो पाएगा, आप चाहें? बोले नहीं, तुम जैसे भी हो, तुम में संकल्प तुम्हारे अंदर मैंने देखा है, एक फाइटिंग वो है, तुम अपने लिए भी लड़ो और वहाँ उस मोर्चे पे भी लड़ो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक काम कर रहा है, हमको तुम्हारा दिमाग का काम चाहिए। अब शरीर का कैसे क्या करना है वो समय के साथ देखेंगे। यानी जब आपकी गर्दन में चोट लगी, जब आपकी गर्दन में चोट लगी, आप कह रहे हैं आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे और ये आपने पार्टी हाईकमान को कहा कि साहब मैं अस्वस्थ हूं, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता। हाँ, मैंने ये अभी कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि आप मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते थे। आपसे कह दिया जाए कि आप 14 महीने तक ऐसे ही रहेंगे, खड़े नहीं हो सकेंगे, कैसी अब एक थी स्थिति। C1 और C2 का फ्रैक्चर कोई सामान्य फ्रैक्चर नहीं होता है। वो एग्री, वो जो आपको प्रॉब्लम थी उसको मैं नहीं चल, मैं कह रहा हूँ जिस कुर्सी के लिए यहाँ रात दिन मारकाट मची हुई है, आप कह रहे हैं आपने उसको कहा कि मैं छोड़ना चाह रहा हूँ। है ना, लीडरशिप है ना, उसके लोग अभी भी है ना हमारे बीच में। मैंने अपनी ये बता दी कि क्या सामर्थ्य है और मुझसे क्या कहा गया। मुझसे कहा गया कि तुमको उस पर फोकस करना है, तुम किसी और चीज़ पर फोकस मत करो, बाकी चीज़ें देखना हमारा काम है। और पार्टी ने जो मनोबल दिया उसके आधार पर हमने 1.5 साल के अंदर पूरा रिहेबिलिटेशन, रिकंस्ट्रक्शन का वर्क पूरा करके दिया। और जब चीज़ों को एक बड़े पैमाने पर करने की बात आई तो मैंने राजनीतिक भूकंप भी तो झेला। दूसरा मुख्यमंत्री कोई बता दीजिए जिसके वहाँ सत्तारूढ़ चीफ मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर रहा हो उनसे पहले, वो दल बदल करे।
और ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसको 1.5 साल के लेजिस्लेटिव अनुभव के आधार पर एक 20 साल के लेजिस्लेटिव अनुभव के व्यक्ति को पीछे करके मुख्यमंत्री बनाया गया हो, जिसकी बहन को उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश का अध्यक्ष पद दे दिया गया हो और वो दल बदल कर दे, कोई कल्पना कर सकता था? नहीं तो क्योंकि उसका और, कारण और है ना, सत्ता ने, सर जब वो बने थे तो आपने भी तो यही पूरी सिचुएशन इसी तरह से क्रिएट करी। हमने उनको, आपने पहले कहाँ स्वीकार किया था? मैं तो तब रिपोर्टिंग करता था आपके घर से बाहर से, आपके यहाँ सारे विधायक मंत्री एमपी सब आपके यहाँ थे। ठीक कह रहे हैं आप। कई लोग तो यहाँ पर शपथ लेने नहीं आए। दल बदल और प्रोटेस्ट अपने अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करने में बड़ा भारी अंतर है। मैंने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग किया, पार्टी ने उसको एक्नॉलेज किया। उस स्थिति में भी अगर आप देखेंगे तो आपने अपने सारे मोहरे बिल्कुल जगह फिट किए। स्पीकर का पोस्ट आपने अपनी पसंद को दिया, राज्यसभा की पोस्ट आपने अपनी पसंद को दी, यानी आपने अपने तो लोगों क्या को आप ये एडजस्ट किया समझते हैं ना? कि मैं सन्यासी था? मैं थोड़ा कह रहा हूं आप सन्यासी थे। आप ये नहीं कह सकते ना कि साहब आपके साथ आपने तो हर परिस्थितियों से किसी चीज से मुझे वंचित किया गया तो मैंने अपने अधिकार को स्ट्रेस जोड़ देने के लिए अपने उससे अपने लोगों को करवा। मैं जैसे आजकल डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं ना, जैसे को तैसा। मंत्री भी एक से ज्यादा दिया गया मुझको। उनके पसंद के 3 थे तो मेरे पसंद के। आप कह रहे हैं सिट इन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आपके साथ विश्वासघात किया। यही बात विजय बहुगुणा भी कहते हैं कि हरीश रावत ने मुझे अस्थिर करने के लिए हर कोशिशें की, मुझे हर दिन परेशान किया। वो भी तो यही कहते हैं। अब तो ये कैसे पता लगाए किसने किसको परेशान किया? एक उदाहरण बताए ना। वो कहते मुझे चैन से नहीं जीने दिया। किस बात से? उनका वो ये चाहते थे कि हरीश रावत जिंदा न रहे। एक ही बात हो सकती थी, तभी चैन से रहते। मैं तो एक राजनीतिक व्यक्ति था, लेकिन वो बता दे एक दिन मैं यहाँ आया हूँ और मेरे साथ जरूरी थोड़ा ना आपकी फिजिकल प्रेजेंस यहाँ है। आप तो पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं पर्दे के पीछे, लेकिन मुख्यमंत्री तो साक्षात सामने है ना। आप कह रहे हैं मैनेज करना चाहिए। और विजय बहुगुणा जी की अदावत अभी भी नहीं, आप भूले नहीं, अदावत नहीं है, ये राजनीतिक सत्य है। हाँ। अदावत को ये रूप में बट कभी आपकी फिर मुलाकात हुई? नहीं, आप अदावत के रूप में इसको नहीं ले। 2017 के बाद मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। मैं समझ गया, बिल्कुल मिले हैं। मिले तो फिर क्या बातचीत हुई? हम तो जिस दिन शपथ ली, त्रिवेंद्र सिंह जी ने जो है मंच पर जाकर के जब त्रिवेंद्र को बधाई देने के लिए गए तो विजय बहुगुणा के बगली पे बैठे। आपने क्या कहा? ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, उधर के रहे ना उधर के, हम ना आप भी रहे ना हम भी रहे। नहीं, हमने जो कुछ भी कहा जो कुछ भी कहा नहीं, लेकिन कहा क्या ये तो बता दीजिए। जो कुछ भी कहा, लेकिन वो उसका अभी समय नहीं आया बताने का। जब समय आएगा वो भी बताऊंगा। लेकिन ये है कि आप आज भी उस बात से बहुत हर्ट हैं। नहीं, मैं दूसरी बात, आप गाय बगाए अपने फेसबुक पोस्ट पे भी लिखते हैं ना। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी के अंदर अपना विरोध दर्ज करने में और पार्टी से दगा करके बगावत करके भाजपा के साथ मिलने में बड़ा भारी अंतर है। आप अंदाज लगाइए, जिस व्यक्ति के साथ 29 विधायकों का सपोर्ट हो, वो 5 साल तक अपने सीने में एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के रूप में रोज माननीय मुख्यमंत्री जी कहता हो, ये स्वर निकालता हो, है? तो वो हरीश रावत ही है। वो विजय बहुगुणा नहीं हो सकता था। और विजय 2002 से 2007 की बात कर रहे हैं। मैं 2007 तक की बात, मैं 2000 ये बात सच। हाँ, 2012 से 14 तक भी जब केदारनाथ की आपदा आई तो ये उनको हटना चाहिए, निर्णय मेरा नहीं था, ये निर्णय पार्टी लीडरशिप का था। मैं तो कहीं था ही नहीं। और सत्यता ये है, मैं आज आपसे कह रहा हूं, मैं बहुत ही असमंजस में था, बल्कि मेरा दिल नहीं कहता था। मैं दिल्ली में मैं अपने को एकोमोडेट कर चुका था, मैं अपना स्थान बना चुका था। और सबसे बड़ी बात ये थी, जो मंत्रालय मुझे सौभाग्य से मिला था, जल संसाधन मंत्रालय, उसमें बहुत कुछ करने को था। जब मैंने नेशनल वाटर पॉलिसी पेश की, और उसको आज भी वही नेशनल वाटर पॉलिसी है, उसको मैंने रखा, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उसके काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं, उनके पास लेकर के गया। उन्हें कहा क्या मुख्यमंत्री, उसके सब मेंबर होते हैं, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे जानते हैं आप? सुश्री जयललिता जी, तमिलनाडु की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और वहाँ वाटर डिस्प्यूट बहुत खतरनाक, प्रकाश सिंह बादल जी, तमिलनाडु में, कर्नाटक में किस तरीके के विवाद थे, मध्य प्रदेश राजस्थान में किस, इवन कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी, अब शीला दीक्षित जी और हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनमें जो है दिल्ली के पानी के हिस्से को लेकर के तनातनी थी। सारी तनातनियों के बीच में
जब उन्होंने कहा कैसे करोगे, मैंने कहा मैं बात करूंगा, और हमने बात करके रास्ता निकाला, और ये सब लोग आए सौभाग्य से, और सब ने उस पॉलिसी को अप्रूव किया। तो मैंने अपने लिए आगे का रास्ता बना लिया था, रोड मैप बना लिया था कि मुझे क्या करना है, ताकि मैं ये चाहता था कि इस मंत्रालय में भी मैं कुछ ऐसी शुरुआतें करके जाऊं जो आगे के लिए फायदेमंद हो। नहीं तो आपका पार्टी हाईकमान भी तो सोचता था, अगर हम विजय बहुगुणा जी को रिप्लेस करना चाहते हैं, किसी दूसरे के बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हरीश रावत उन्हें काम करने नहीं देंगे। नहीं, मैंने तो उत्तराखंड के विषय में मेरे दिमाग में था ही नहीं। आपके दिमाग में नहीं था, अच्छा, उनके दिमाग में तो था ना। उनके दिमाग में डर रहा होगा ना। वो तो आपकी स्किल से परिचित थे। यदि मान लिया आप किसी का माल लेकर के अपने घर में रख लेंगे, चोरी कर लेंगे, तो आपको डरना पड़ेगा कि कभी भी थानेदार आकर के कहेगा कि यार ये तो चोरी का माल है करके, तो वो उनका डर हो सकता है, मेरा डर नहीं था। मैं तो ये मान लिया था जो गया गया, और मैंने ये मान लिया था कि पार्टी ने इसके बदले में जो मुझे कंपनसेट करने के लिए दे दिया है वो मेरे लिए काफी है। मैंने कहा मैं उसी में सिद्ध करूं कि मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि एक गांव घर से निकल करके मुझे राष्ट्रीय फलक पर जो है अपने को सिद्ध करने और स्थापित करने का मौका मिल गया था। मैं दिल्ली की राजनीति में मैंने अपने को एडजस्ट कर लिया था, पार्टी की राजनीति भी कर लिया था। मुझे कहा जा रहा था जनरल सेक्रेटरी भी बन जाओ, तो मैं अपने को ठीक तरीके से एकोमोडेटेड पा रहा था। तो ऐसे समय में जिस राज्य के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई हो, वहां आने का एक डर तो था ही, एक आशंका तो थी, लेकिन पार्टी, अब सोनिया जी, राहुल जी, उनका फैसला था, तो हम यहाँ आए, तो वो फैसला पार्टी लीडरशिप का था जी, उस लीडरशिप का फैसला था जिस लीडरशिप ने आपको 1.5 साल के लेजिस्लेटिव अनुभव के व्यक्ति को जो है उत्तराखंड जैसे क्रिटिकल स्टेट की चीफ मिनिस्टर से सौंप दी, और ऐसे लोगों को के ऊपर वरीयता दे करके कर दी। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की ऐसा क्यों किया? मैं नहीं गया उसमें, देखो जो गया, क्योंकि फिर उसमें जाने से कई तरीके के झगड़े उठते हैं। तो हमने वो रास्ता निकल गया, हमने इस बार ये सोच लिया था कि 2012 में कि भाई खट्टे अंगूर हैं, अब जाना ही नहीं, इधर की तरफ नहीं सोचना है, अब दिल्ली की तरफ सोचना है। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, लीडरशिप ने कुछ और सोचा, मैं उत्तराखंड आया। जो चुनौती थी मेरे सामने, मैं भगवान केदारनाथ जी का बहुत आभारी हूँ, बद्रीनाथ जी का आभारी हूँ, ये उनकी कृपा थी, मेरे माँ बाप का पुण्य था कि मैं जो है जिस काम के लिए बेसिकली यहाँ आया था वो काम मैंने शिद्दत से किया और रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया, और सबका सहयोग लेकर। लेकिन रावत जी आप सबका सहयोग लेकर के एक आप केदारनाथ के रास्ते में चले जाइए, एक प्रभावित व्यक्ति से पूछेंगे तो लोग कहेंगे कि हरीश रावत ने हमको सम्मान भी दिया, और हमको जो है जो हमारी आजीविका थी उसको लौटाने में हमारी मदद। एक और बात मुझे बताइए ना कि ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं ना अंगूर खट्टे थे, ये मैंने सोच लिया, लेकिन सर 2012 के बाद अगर आप देखें, आपके लिए तो अंगूर खट्टे ही है कांग्रेस के लिए राज्य में। आप 2014 हारे लोकसभा, 2017 हार गए विधानसभा, 2022 हार गए विधानसभा, 2019 लोकसभा हार गए, 2022 विधानसभा हार गए, 2024 लोकसभा हार गए, तो ये तो अंगूर खट्टे ही खट्टे हो गया। ये तो मैं उत्तराखंड के लोगों से कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं इतने चुनाव हार गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज में हरीश रावत जिंदा है। नहीं, आपने मैंने आपका आंकड़ा निकाला सर, हरीश रावत, आपने व्यक्तिगत रूप में 14 चुनाव लड़े, रमेश जी, जिसमें से आप 6 जीते और 8 हारे। मैं कह रहा हूं मैं कितने जीता कितने हारे छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं मैं सभी हारा, लेकिन आज भी मैं जो है हरीश रावत के रूप में, एक सोच और समझ के रूप में, एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में जिंदा हूं। लेकिन यही तो मैं जानना चाहता हूं, ये कैसे संभव कर पाते हैं आप? इसलिए संभव है क्योंकि मैंने जिस समय मुझको लोगों ने मौका दिया, मैंने उस मौके का भरपूर फायदा, जिन लोगों ने मुझे वो मौका दिया उन तक लौटाया, ईमानदारी और शिद्दत से लौटाया। मैंने जैसे ना आपका अभमंडल तो बड़ा है, बट जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात आती है आप उसमें पीछे दिखाई देते हैं। अब जैसे नरेंद्र तिवारी जी ने 18 चुनाव लड़े, सबसे ज्यादा चुनाव इस राज्य में ना नरेंद्र तिवारी ने 14 जीते, आपने 14 लड़े, आप 6 जीते 8 हारे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये मेरा सवाल नहीं है, ये हर कोई जानना चाहता, भाई ये हरीश रावत में ऐसा है क्या इस बंदे में कि चुनाव हारने के बाद भी बंदे के चेहरे पे शिकन नहीं है, फिर भी पॉलिटिक्स में अपने को प्रासंगिक बनाए रखा है बंदे ने। हमारी जो सोच और समझ है वही हमारी ताकत है, जो हमारी भावना है, हमारा जो समर्पण है वो हमारी प्रेरणा है, हमारी शक्ति है, और उसी के आधार पर हम जिंदा है।
उत्तराखंड आज समझा हो न समझा हो, मैं अब भी आपसे कह रहा हूं और पूरी विनम्रता से कह रहा हूं, सरकार किसी की ले आओ, जब तक यहां की सरकार, आज प्रश्न क्या है उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ा? पलायन। आज क्या, जब से पहले से ही आज भी वही है? पहले बेबसी का पलायन नहीं था, पहले था आवश्यकता का पलायन। व्यक्ति पढ़ता लिखता था और वो अच्छी रोजी की तलाश में नीचे आता था, वो कल भी आता रहेगा। पिछले 5-7 सालों से बेबसी में लोग गांव छोड़ रहे हैं। अब तो बाघ की डर से और सुअर की डर से भी छोड़ रहे हैं। अब तो लोगों के लिए लोग अपने माँ बाप को या परिवार के बच्चों को केवल इसलिए लेकर के नीचे आ जा रहे हैं कि यार हम तो नीचे काम कर रहे हैं, वहाँ किसी दिन बाघ खा जाएगा। हमारे गांव के 2 परिवार इसीलिए नीचे पलायन हो गए। जब मैंने उनसे पूछा क्यों ले जा रहे हो बच्चों को, बोले चाचा नहीं ले जाऊँगा, किसी दिन बाघ उठा ले जाएगा लड़के को, किसी दिन औरत को ले जाएगा या माँ को ले जाएगा, तो लोग मेरे ऊपर थूकेंगे। इसलिए अब जैसा भी है, मैं जैसे भी है वहाँ कम से कम एक रोटी खाएंगे, मेरे सामने सुरक्षित रहेंगे। मैं उसको जवाब ही नहीं दे सका। आज बेबसी का पलायन हो रहा है, पहाड़ के गांव एक के बाद एक खाली हो रहे हैं। आज जो है ये है, आज रोजगार दूसरी बड़ी चुनौती है। लोग काम करना चाहते, रोजगार बड़ी चुनौती है। पहाड़ के ये जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड की बुनियादी सोच की रक्षा का बड़ा सवाल है। और जब इन सवालों को लोग एड्रेस करना चाहेंगे तो उस समय उनको जिन रास्तों पर मैं यहाँ की इकोनॉमी को लेकर के जा रहा था, यहाँ की योजनाओं को लेकर के जा रहा था, जो हज़ारों शुरुआतें मैंने की थी, तो लोगों को हरीश रावत की शुरुआतें ही ढूंढनी पड़ेंगी 2014 से लेकर के 2016 सत्र के प्रारंभ तक की। कोई दूसरा विकल्प उत्तराखंड के सामने नहीं है। हरीश रावत की वही सोच विकल्प है, उसी रास्तों को अपनाना पड़ेगा। आज की सरकार कुछ टुकड़े टुकड़े अपना रही है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने पर्वती भवन शैली, पर्वती शिल्प उत्तराखंडी, उसका नाम हमने उत्तराखंडी शिल्प रखा। हमने रवाई शिल्प, इन 2 शिल्पों को हमने आगे बढ़ाया। हमने उसमें जो शैली थी लकड़ी की, भवन की, हमने उसको आगे बढ़ाया। और उसके लिए हमने नियम निकाला कि उत्तराखंड के अंदर जितनी सरकारी इमारतें बनेंगी, ये 2016 के बजट में हमने रखा कि उनमें 20% हिस्सा जो है पर्वती भवन शैली का, उत्तराखंडी भवन शैली का होगा। अब हमारे सामने ये था कि कारीगर कहाँ से आएंगे, उतने आप कारीगर रह नहीं गए। तो उसके लिए हमने अल्मोड़ा के अंदर जागेश्वर के पास में गरुड़ा बांझ में मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के नाम पर एक पर्वती उत्तराखंडी भवन शैली उन्नयन संस्थान की स्थापना की। हमने वहीं नंदा देवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया, ताकि जो हमारी वो शैलियाँ हैं, जो हमारी वो क्राफ्टमैनशिप है, हस्तकलाएं हैं, उनको संरक्षित किया जा सके, संवर्धित किया जा सके। ये सरकारें उनको लेकर के आगे नहीं चली। अब वो एक काम कर रहे हैं, एक काम कह रहे हैं कि साहब जो यहाँ कुछ बनाएगा उसको हम टैक्स में छूट दे देंगे, लेकिन वो एक आंशिक एक सूत्र पकड़ है। जब तक आप एक के बाद एक ये जैसे मकान बनाते हैं, तो उसी तरीके से आपको योजनाओं को भी एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ता है। आप केवल एक पहल के आधार पर जो है पूरी इमारत नहीं बना सकते हैं, आपको पूरी पहल तैयार करनी पड़ती है। तो मैंने 2014 से 2016 तक उत्तराखंड और उत्तराखंडियत का जो मॉडल तैयार किया इकोनॉमिक ग्रोथ का, जब तक आप उसको समुचे रूप में नहीं अपनाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। अब हरीश रावत आज 76 वर्ष का है और अब बहुत ऐसी भी नहीं है कि मैं बहुत आगे चल सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने एक्सीडेंट झेल चुका हूँ। क्योंकि मैंने गर्दन की चोट झेली, उसके बाद 19 दिन कोरोना में आईसीयू में भर्ती रहा, जिंदा आ गया, भगवान की कृपा है। कुछ चाहता हो भगवान कि मैं कुछ और कहता रहूँ, रमेश जैसे दोस्तों के साथ उनसे बातचीत करता रहूँ, वो चाहता होगा। तो मैं आ गया, जिंदा आ गया। फिर उसके बाद यहाँ बाजपुर में एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें सारी कमर का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया उससे। तो अब बहुत ऐसा नहीं है। मैं आने वाले सभी लोगों से कह रहा हूँ,
राजनीतिक सोचों से भी कह रहा हूँ, आपको उसी बुनियादी सोच पर आना पड़ेगा। आपकी समस्याओं का दूसरा समाधान है ही नहीं। एक लाइन में हम ये हरीश कहें, रावत, उत्तराखंड की जो मैं कह रहा हूं, ताकत है, जो प्रकृति ने रमेश ताकत जी, दी है, उसी ताकत पे काम करना है। हरीश रावत नहीं भी रहेगा, जो हरीश रावत ने की और हरीश रावत की सरकार ने जिन सोचों को आगे बढ़ाया, वही सोच आपका समाधान है। आपके पास दूसरा समाधान नहीं है। दिक्कत ये रही कि मैंने कहा ना, 1.5 साल उसमें गुजर गया, 1.5 साल आपके दोस्तों ने जो है, आप दल बदल करवाते हैं, फिर दल बदल, चलो हम जेल लगे दल बदल को, हमने जेल भी लिया था, जो प्रोसेस है। आपने राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया, क्या बेसिस था भाई राष्ट्रपति शासन का? और यदि कुछ बेसिस था तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में आकर के ये क्यों कहा कि हम राष्ट्रपति शासन वापस ले रहे हैं? सर वो तो चलो ये लड़ाई है, वो तो हमेशा रहती है। इसलिए कहा क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के गुस्से से बचना चाहते थे। जो हाई कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट आपको ये था कि अब वही दोहराना चाहेगा और पूरी तरीके से इलीगलिटी सिद्ध हो जाएगी, तो इसलिए आपने खुद ही कह दिया हम राष्ट्रपति शासन वापस ले रहे हैं। और एक व्यक्ति, एक इतिहास बन गया, जो व्यक्ति, जो सरकार बर्खास्त हो गई, उस सरकार और जिस व्यक्ति की अध्यक्षता में वो सरकार बर्खास्त हुई, वो व्यक्ति जो है बिना शपथ लिए 2 बार मुख्यमंत्री और हो गया। मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा, फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जा रहा। इस इतिहास को बनाने वालों से ये पूछा जाना चाहिए कि उत्तराखंड को क्या मिला इससे? उत्तराखंड को क्या गेन हुआ? भाजपा को गेन हो सकता है, उत्तराखंड को क्या गेन हुआ? सर उनमें से तो कुछ लोग, केवल शराब की दुकानें दुगनी हो गई। जो आपके साथी गए थे वो तो कुछ आपकी पार्टी में वापस आ गए। नहीं, दिल्ली के अंदर भाजपा कह रही थी कि केजरीवाल एक बोतल के पीछे एक बोतल फ्री का नियम कर रहा था। यहाँ तो एक दुकान के पीछे 4 दुकानें फ्री देने का नियम है उत्तराखंड के अंदर, शराब की दुकानें। आज लोग कह रहे हैं कि साहब तीर्थ स्थानों में, अरे तीर्थ स्थानों में भी कच्ची शराब की दुकानें आपने अलॉट कर दी हैं। आज ये है, आज आपके नदी नाले सब खुद रहे हैं। ये मिला है उत्तराखंड को। बेरोजगारी का आलम यह है, आज 70,000 पद रिक्त पड़े हैं राज्य के अंदर। नकल की आड़ में कुछ दिन आपने कर दिया उस समय, और आप कहते हैं हमने ये कर दिया। अरे कहाँ है उन नौजवानों का अधिकार? क्या मिल रहा है? बट सरकार करीब 20,000 से ज्यादा लोगों को उन्होंने अभी सरकारी नौकरी दी है। कहाँ से, किस अभाव है? आज पर कैपिटा इनकम जहाँ पर हम 2017 में इनको दे करके गए, उसमें केवल 9 साल के बाद केवल 22,000 की वृद्धि हो रही है। जबकि हरीश रावत की सरकार में 2014 में हमको 71,000 रुपये मिली थी। 2014 के अंदर पर कैपिटा इनकम हमने 71,000 से 3 साल के अंदर 1,93,000 रुपये पहुँचाई, और आप उसको जो है 2,25,000 तक ही ले जा पा रहे हैं आज जो है। तो क्या मिला लोगों को? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, अभी क्या लड़ाई है ना, अभी तो चलो ये ठीक है, ये आप एज ए लीडर, इसलिए आप अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, न करे, लेकिन जो है आप जैसे नौजवानों को, सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ, एड्रेस करना चाहिए। देखिए एड्रेस में सर, मैं तो पिछले 5 साल से गांव में ही तो घूम रहा हूँ कि हमें पहाड़ को बचाना है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बिकॉज आपने कहा कि आपकी एज हो गई है ना, दिल तो आपका फिर भी नहीं मानेगा, पॉलिटिक्स से कैसे आप अपने को अलग कर सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि हरीश रावत, अब आप अपना अंश किसमें देखते हैं कि कौन ऐसा लीडर है उत्तराखंड में जो कांग्रेस के रिवाइवल की कहानी लिख सकता है? एक व्यक्ति का नाम बताइए, कोई है भी, या आपको लगता है कि अभी बहुत मुश्किल है कांग्रेस के लिए आने वाले समय में? देखिए, ये एक कठिन सवाल है, और राजनीति के अंदर समय देखना पड़ता है। अब यहाँ भी डिप्लोमेसी की अभी समय ही नहीं है। नहीं, लेकिन अगर मैं आपसे अगर आप मुझे सच में बताइए, कौन सा लीडर थोड़ी बहुत जिस पे आपको थोड़ी बहुत लगता है? रमेश भट्ट जी के बजाय यदि मुझसे ये सवाल कभी किसी मेरा कोई निर्णायक नेता पूछेगा तो मैं उनको जरूर बताऊंगा। अपना भी सौभाग्य मानता हूं, अपनी पार्टी का भी सौभाग्य मानता हूं। हमारे पास कई नौजवान हैं जिनमें ये क्षमता है, और बल्कि मैंने तो अपने एक बेटे को इस लाइन में तैयार किया, जिसको मैंने इन्हीं सोचों के आधार पर मैंने कहा तुम इसके आधार पर अपनी राजनीति को आगे बिल्ड करो। जब मैं न रहूं तब राजनीति में आना और इन सोचों की बात करना। यदि ये सोचें मर रही होंगी, उस समय तुम्हारी जो है अपने पिता के लिए, या मैं
तब तक अक्षम हो जाऊं तो मुझे कम से कम संतोष रहेगा कि मैं शारीरिक रूप से अक्षम हो गया हूं। नहीं, लेकिन हम मेरी तो सोचें चाहते खड़ी हैं हैं। इस मैंने उसके राज्य लिए को अपने आपका बेटे को लंबा तैयार- सानिध्य मिले, अपने सीरियसली। बेटे को तैयार कर किया। लेकिन हमारी पार्टी में ऐसे बहुत सारे मैं अभी जो एक बहुत ही क्रूशल मूवमेंट है ना, और इस क्रूशल मूवमेंट में कोई ऐसा लीडर जो आपको लगता है कि जिसको आगे रखकर हम कांग्रेस को ला सकते हैं। लेकिन एंड आई थिंक आपसे बढ़िया भीष्म पितामह कौन हो सकता है भाई कि इस ये स्थिति सवाल- में कौन मैं सही नाम बता सकता हूं? समय, स्थान और किसको कह रहे हैं वो देखना पड़ेगा, वो कहूंगा। लेकिन मैं इतना आपसे जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस में ऐसे ऐसे लोग हैं, 3, 4, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं जो जो इस तरीके की क्षमता रखते हैं। और कांग्रेस के अंदर कम से कम 3 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनको मैं आइडेंटिफाई करके कह सकता हूं, अंगुली रख करके कह सकता हूं, जिनमें भाजपा के विधायकों से बेहतर सोच, बेहतर समझ, बेहतर क्षमता रखने वाले लोग हैं। मैं ये जानता था, ऐसे सवाल पूछने मुझे पता था आप सीधा जवाब नहीं देंगे, तो इसमें कुछ लोगों ने ये कहा कि हरीश रावत कभी एक व्यक्ति पे हाथ नहीं रखते। हरीश रावत की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ये है कि वो 2-4 के ऊपर हाथ रखेंगे और सबसे कहेंगे भिड़े रहो। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो लोग नैरेटिव या परसेप्शन बनाते हैं, हरीश रावत ईमानदारी से क्या सोचते हैं? क्योंकि मेरे को ये भी पता लगा कि अभी आपने कहा भाई तेरे अंदर तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनने की बड़ी खूबी लगती है, और दूसरे से कहा भाई तेरे अंदर ज्यादा लगती है, तीसरे से कहा भाई नेता प्रतिपक्ष के रूप में तुम ज्यादा परिपक्व हो, तुम प्रदेश अध्यक्ष हो। तो वो 7-8 जो है वो इसी ब्रह्मांड में घूम रहे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष। आप क्लैरिटी से बताइए इसमें क्या सच्चाई पहली है? बात तो यह है, एक सीमा तक जो व्यक्ति लोग आते हैं वो आने के बाद अपनी अगले पद की खुद की सोच से प्रभावित होते हैं। उनको कोई दूसरा कह सकता है या उनके कान में फुसफुसा सकता है, ये संभव नहीं होता है, केवल उनके अपने ही चारों ओर के व्यक्तियों के लिए। तो उसमें कोई हरीश रावत जैसा व्यक्ति फुसफुसा करके उनसे कह दे और उससे वो गाइड होते हो, नहीं होते। पहली बात ये मान लीजिए, ये एक गलत फहमी होती है। और दूसरी बात इसमें यह है, जितने लोग इस लाइन पर हैं उनमें से आधे लोग ऐसे हैं जिनको यहां तक लाने में कहीं न कहीं हरीश रावत ने, जिनको अपने भावना का और अपनी इच्छा का जो है वो सहारा दिया होगा कभी न कभी, किसी न किसी जोत में। दूसरी बात जो आपसे कही कि इससे कह देते उससे कह देते, मैंने कहा नहीं, मैंने लोगों को चूज किया और बिल्ड किया है। आप जरा सा देख लीजिए, आप पूरे राज्य के नक्शे में देख लीजिए, आपको 60% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको कभी हरीश रावत ने कहीं से चुना, क्षमता देखी, तो उसके बाद उनको लगातार बिल्ड किया है। और मेरे साथ जो जुड़े रहे, मैंने हारने के बाद भी उनके साथ खड़ा रहा। तो वो आपके प्रति कृतज्ञता जताते हैं? तुम नहीं हारे हो, तुम तो उस दिन हारोगे जिस दिन तुम उस सोच के लिए हमने तुमको खड़ा किया है, उस सोच से हट जाओगे। जब तक तुम उस सोच पर कायम हो, तुम जो है कभी न कभी मौका तुमको मिलेगा, और लोगों को मौका मिला है। जो हारे वो जीत करके फिर आए, आज वो लीडर के रूप में स्थापित है। अब आपकी जो बात है ना, मतलब अब ना लोगों का थोड़ा भरोसा भी उठने लग गया, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। अब देखिए ना, जो लोग आपको साथ छोड़ के गए, आपने कहा आपकी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, आपकी सरकार को अस्तर किया, उनमें से तो कुछ लोग आपकी पार्टी में वापस आ गए, वो आपके साथ मंच भी शेयर करते हैं। अब लोग भरोसा करें तो किस बात पे करें? उनका जो उस समय का आचरण है वो उस समय का आचरण है, और आज क्या आचरण करते हैं, सजा भी तो निर्धारित होती है ना। नहीं तो सजा क्या मिली, आप मुझे बताइए ना। वो दल बदलू हो गए। उससे क्या फर्क पड़ गया? उजाड़ू बल आप कहते रहिए, कौन पूछ रहा है उजाड़ू बल हो गए? वो पहचान उनको हाईकोर्ट ने कह दिया, ये पापी है, महापापी। एक बात बताइए, जिनको आप उजाड़ू बल कह रहे हैं वो वापस आपकी पार्टी में आते हैं, कोई नेता प्रतिपक्ष बन जाता है, कोई आपकी पार्टी में बड़े नेता के रूप में दिख रहा है। उसके बाद जो है वो जब उनको कह दिया और उस पीरियड में वो उन्होंने सजा भुगत ली, तो उसके बाद जिंदा रहने का तो हक है उनको। जिंदा रहने का मतलब राजनीति करने का हक है। तो आज वो किस तरीके से पार्टी के अंदर अपने प्रायश्चित करते हैं,
अपने अपराध का, वो मौका उनको दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जो वहाँ गए, जिन्होंने पार्टी को कमज़ोर किया, आज इस स्थिति तक पहुँचा है, यदि वो वापस आते हैं और आज आकर के अपनी मेहनत और परिश्रम से पार्टी को मजबूत करने में जो लोग पहले से लगे हैं उनका साथ देते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब हरीश रावत भी कहेगा हाँ भाई ये है। लेकिन यदि वहां से आए और यहाँ आकर के फिर, क्योंकि वहां लास्ट में बैठे अगर थे और उन्होंने यहाँ आकर के उन्होंने फिर से उजालूबंद की आगे ट्रेनिंग जो है बैठना दूसरे नेताओं को आगे दे दी। बैठना चाहोगे तो जो कांग्रेस के अंदर आगे बैठे हुए लोग हैं उनमें उनको ऐतराज होगा। एक चीज मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, बिकॉज क्या है कि अभी 2 साल हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, आप अपने को कहाँ पर देख रहे हैं, मतलब आपकी भूमिका क्या होगी? मैंने तो साफ कह दिया, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, जो पार्टी का हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है राज्य का, हमारे पास बहुत क्षमतावान लोग हैं। चतुर्भुज नेतृत्व, हाँ हाँ, कहाँ से लाते हैं आप ये शब्द? पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, और उनको सप्लीमेंट करने के लिए प्रीतम सिंह जी हैं, हाँ। गणेश गोदियाल जी हैं, दोनों पूर्व अध्यक्ष है। ये हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है। इसके साथ और कुछ लोग जो समतावान लोग हैं इनके साथ खड़े होंगे, और ये लोगों के ऊपर, इन लोगों की जिम्मेदारी है आज आगे बढ़े। और हरीश रावत जो है भगवान से प्रार्थना करने के लिए और बकअप बकअप कहने के लिए उपलब्ध है। मैं रहूँगा और रहूँगा मैं, ऐसा नहीं है कि वो चलेंगे और मैं नहीं चलूँगा, मैं उतना ही चलूँगा भी उनके साथ, मेहनत करूँगा, परिश्रम करूँगा ताकि वो जिता करके लाएं। आज अब कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने की जिम्मेदारी उन लोगों को उठानी है। आप ये आज कह रहे हैं देवभूमि डायलॉग के पॉडकास्ट में कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आप संन्यास ले रहे हैं, आप बकअप करेंगे, आप पीछे से सपोर्ट करेंगे, बट अब आप इलेक्शन फाइट नहीं मैं करेंगे। एक बात कह रहा हूँ, बाकी चीज़ें जो है, क्योंकि आखिर में एक पार्टी का सिपाही हूँ, मुझको ये देखना पड़ता है कि मेरी किसी बात का असर से मेरे कुछ कार्यकर्ता साथियों का या लोगों का मनोबल न गिरे और बातें न हो, पर बहुत सारी मेरी बातों के रिpercussions हो सकते हैं। लेकिन मैं एक बात मैं कह रहा हूँ, मैंने ये निश्चय कर लिया 2022 की चुनावी हार के बाद, अब मैं किसी पद की कामना के साथ, हो सकता है यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद कहीं और कुछ काम पर लग जाए, वो उस तरीके का पद, लेकिन राज्य के अंदर सत्ता से, सरकार से जुड़े हुए किसी भी पद के लिए मैं आकांक्षी बिल्कुल नहीं हूँ। आकांक्षी नहीं, उसके लिए बिल्कुल दरवाजा, मैंने अपने मन का दरवाजा बंद कर लिया। आप तो इसका मतलब यही है ना, आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा आपको वो नहीं है। मैं भाई आप पद तभी मिलेगा ना जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आएंगे, जीतेंगे तब कुछ बनेंगे। वो चुनावी रणनीति के हिसाब से, देखो हम यदि कहेंगे, आज मैं कहूँगा तो कल देवभूमि कह देगी कि हरीश रावत ने तो चुनाव से संन्यास लिया। तो जिस समय पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है और हरीश रावत जिसको लोगों ने ग्राम प्रधान से लेकर के कांग्रेस ने यहाँ तक पहुँचाया, वो उस समय कैसे कह सकता है कि मैं चुनाव में वोट नहीं मांगूंगा या चुनावी राजनीति में नहीं रहूँगा। मेरा कहना पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए मैं इस प्रश्न को छोड़ दे रहा हूँ। और मैं खाली आपको जानकारी के लिए कह रहा हूँ, 2022 में भी मैं हाथ जोड़ करके कह रहा था और लास्ट तक मान भी रहे थे, 52 सीटों का निर्धारण हो गया, उस समय तक हरीश रावत चुनाव नहीं लड़ रहा था। आप लगा लीजिए, जहाँ से मैं एमएलए था उस सीट का भी फैसला हो गया, जहाँ से कभी मैं चुनाव लड़ा था किच्छा और दूसरी सीटों का, उनका भी फैसला हो गया। मेरी कंसेंस से हुआ, मेरे सिफारिश पर हुआ। और बल्कि धारचूला के हरीश धामी जी ने तो मुझको नॉमिनेशन करते जाते वक्त भी कहा, साहब इधर ही आओ, यहीं आओ, नॉमिनेशन करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, कल आ जाओ नॉमिनेशन कर जाओ, और ये नहीं करो, आप न फंसो। मैंने कहा हरीश, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ाऊंगा पार्टी को। लेकिन 52 के बाद अचानक पार्टी ने कहा, कुछ नेताओं ने कहा कि नहीं भाई लड़ना है। फिर उसमें जो हुआ आगे वो एक, अब आप इतना मजावार नेता, उनको 4 लोग कहेंगे लड़ना, आप कहीं से भी जाके लड़ लेंगे। अरे इसका क्या मतलब हुआ? आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां आपको कॉन्फिडेंस हो वहीं से तो लड़ेंगे। पहले ये खबर आई रामनगर से आप लड़ रहे हैं, ठीक है, फिर थोड़ी देर कुछ घंटों बाद आई, बोले नहीं रामनगर से नहीं साहब, लालकुआ से लड़ेंगे। ये तो अति आत्मविश्वास है, तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा हुआ। ये 64 घंटे के बाद आई।
64 घंटे तो साहब, इस 64 घंटे में आपने क्या आकलन 64 नहीं घंटे किया? तक तो मैं रामनगर का ही वही तो मैं कह रहा हूँ। उम्मीदवार था, बल्कि ऑफिस ऑफिस भी हमने ले लिया था, लेकिन होता है, अब है जो भी है। बट वो आपको लगता है वो मिस्टेक थी? मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरे ऊपर थोपा नहीं जा सकता था यदि मैं कह देता ना। और ये भी सत्य है कि मैंने लालकुआ पहुंचने के बाद जो सीन मुझको पहले बताया गया था, जब उसके विपरीत सीन देखा तो मैंने वहां से कहा, मैंने कहा मैं नहीं लड़ रहा हूँ, कल जिसको कहो मैं ये भी फॉर्म दे करके जाता हूँ, मैंने कहा मैं नहीं लड़ रहा हूँ। नहीं, आपको लालकुआ जाते ही पता लग गया था कि बहुत मुश्किल होने जा रहा है आपके लिए? मैंने पहले भी कहा था, और जिस समय निर्णय लिया गया, अब होता है, किसी ने कह दिया, हमारे साथी ने किसी ने कह दिया, आप विश्वास में कह देते हैं कि हरीश रावत अभी आ जाएंगे, आपसे बातचीत कर लेंगे, आपके वहाँ पे चाय पी लेंगे, तो फिर हरीश रावत कैसे आपके विश्वास को न रखे? तो ये कई चीज़ें होती हैं, तो होता है जिंदगी के अंदर, कभी भावना में आप कुछ, हमने भावना में बहुत सारे फैसले किए और बहुत सारी गलतियां की। बट अभी मैं देख रहा हूँ ना, अभी आपने देखना एक थर्ड फ्रंट के लिए कुछ यंग लोग जो हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक थर्ड फ्रंट की कल्पना की है। आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं, राजनीति को भली भांति समझते हैं, उत्तराखंड में स्कोप है थर्ड फ्रंट का? बिल्कुल स्कोप नहीं है, बशर्ते कांग्रेस 2014, 15, 16 के इकोनॉमिक एजेंडे पर काम करे, उसको अपने अपने अगले 5 साल का जो ब्लूप्रिंट रखे लोगों के सामने, जो एक वैकल्पिक सोच उत्तराखंड कैसा, उसकी सोच अभी रखे। अभी हमारे पास 2 साल का टाइम है, यदि हम उस सोच को सामने रखते हैं जिस पर हम काम कर रहे थे, जिसको काम करते करते हम रुक गए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ फिर कोई और फ्रंट नहीं चलेगा, केवल कांग्रेस फ्रंट होगा। आज के दिन में आप अपनी पार्टी को लेकिन कहाँ करें? आज के दिन में हम कंटेंडर है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, बहुत अच्छी स्थिति में है। हमारे कार्यकर्ता अभी भी जमे हुए हैं हमारे साथ, इतनी हारों के बावजूद के पार्टी के भाजपा के इतने कोशिशों के बावजूद भी जो है, आज भी हमारा कार्यकर्ता जमा हुआ है, डटा हुआ है। हमको सिर्फ हमारे चतुर्भुज नेतृत्व को मिल करके चलना है, जो नहीं चल पा रहा है। हाँ, एक जगह खड़ा होना है। तो है कुछ जड़ी बूटी ऐसी आपके पास जिस खिला के वो चतुर्भुज नेतृत्व को साथ में रखा जा सकता है? बिकॉज ईगो क्लैशेस बहुत दो है। बार चुनाव हार गए हैं, तो इससे बड़ी जड़ी बूटी क्या हो सकती है कि एक बार जीत आप लाए, एक बार आप कांग्रेस को वापस लाने का आपको सौभाग्य मिले, कहने का सौभाग्य मिले। राजनीति के अंदर कुछ तो बताएंगे आप उपलब्धि के रूप में। मैं कम से कम, मेरे बेटा कल दावे के साथ ये बात तो कहेगा कि जिस समय मेरे पिताजी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, उत्तराखंड की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश से भी बदतर थी, लेकिन वहाँ से बिल्ड करके कांग्रेस को सत्ता तक लेकर के आए। मेरा बेटा ये तो कह सकेगा, जब 2007 के अंदर सिटिंग मुख्यमंत्री चुनाव घोषणा पत्र जारी करते वक्त रोना सोना शुरू कर दे, विदा अलविदा कहना शुरू कर दे और चुनाव लड़ने से इनकार कर दे, अपने चुनाव क्षेत्र में भी प्रचार करने न जाए और चुनाव के दौरान अपने घर का सामान बाहर भेजना शुरू कर दे और उसको टेलीवाइज करवाए, तो उसके बावजूद भी मेरे पिता ने जो है कांग्रेस के लोगों को एकजुट करके एक सशक्त विपक्ष के रूप में कांग्रेस को 2007 में खड़ा रखने का काम किया, जिसके बलबूते पर 2012 में हम फिर से सत्ता में आ सके। ये कहने की स्थिति तो रहेगी। मेरी भी आकांक्षा है, एक आकांक्षा है, क्योंकि 2016 में मेरे नेतृत्व में पार्टी हारी, तो मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे जिंदा रहते, मेरे पाँव के चलते, मेरे मुंह के चलते जो है कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ जाए। अब मुझे कोई चाहत नहीं है, मैं जो बन गया हूँ उससे ज़्यादा मेरी बनने की कैपेसिटी, मेरी क्षमता ही नहीं है। उससे बड़े पद के लिए मैं आकांक्षी नहीं, मैंने सोचा ही नहीं है किसी पद के लिए जो है, तो वो पद मैं सब प्राप्त कर चुका हूँ। एक आकांक्षा जरूर है कि मेरे हाथ पांव इंद्रियां शिथिल होने से पहले एक बार मेरे प्रयत्न करते करते कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाए और वो हमारा ये चतुर्भुज नेतृत्व निकाल करके लाए, तो मैं इनको प्रणाम करूंगा, इनको आशीर्वाद भी दूंगा आगे के लिए। ये और ये कर सकते हैं, इनमें क्षमता है और ये करेंगे इस बात को जो है। एक बात ना, आप गैरसैंण को लेके बहुत कहते हैं, बट बहुत सारे लोग कहते हैं आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी गैरसैंण को परमानेंट राजधानी बनाने की, आपने वो
अपॉर्चुनिटी मिस कर दी? धन्य हो उत्तराखंड आपको, धन्य हो उत्तराखंडियों आपको, धन्य हो गैरसैंणवादियों आपको। आपने मुझे कितना समय दिया भाई, बताइए ना। जिनको आपने 55 साल दे दिए, जिन पार्टियों को 55 साल दे दिए, उनसे तो आप नहीं कह रहे, उस व्यक्ति से कह रहे हैं जिसने जो है सद विसद टूटे फूटे उत्तराखंड को फिर से खड़ा कर दिया। 1.5 साल के अंदर ही फिर से ग्रोथ के पाथ में तेजी से आगे बढ़ा दिया। उस व्यक्ति को आप दोषी सिद्ध करते हैं। अरे मैं क्या कर सकता था, मैंने शुरुआत की। मैंने गैरसैंण में जब पहला विधानसभा सत्र किया तो उससे पहले मैंने कंसेंसस बनाई। गैरसैंण के विषय में कंसेंसस कहाँ थी? मैंने सारे राजनीतिक दलों को सहमत करवा दिया इस बात के लिए कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र हो, और एक के बाद नहीं 3 सत्र आयोजित किए। टेंट से लेकर के विधानसभा के शानदार भवन तक में करवा दिया। विधानसभा सचिवालय के लिए जो है जब पैसा नहीं रहा, मैंने कहा भाई छोटा ही सचिवालय बना दो, लेकिन ये 57 करोड़ रुपया है, ये इसके साथ करो, और वेबकोस को जो है एजेंसी नियुक्त करके उनको काम दे दिया, एजेंसी कर दिया। 500 भवन बनाने के काम को आगे बढ़ा दिया, जिसमें से जो है 50, 60, 70 भवन बन भी गए। पानी की बॉडीज बना दी, वहाँ हेलीपैड बना दिया, रास्ते सड़कें बना दी। चारों तरफ से सड़क लाने के लिए गैरसैंण डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन कर दिया। वहाँ सब विभागों के अपग्रेडेड ऑफिस खुलवा दिए, सारे काम कर दिए। लेकिन अब क्या है, मैंने लोगों से इतना ही तो कहा 2016 के अंदर, मैंने कहा भाई 2022 में मैं राजधानी वहाँ शिफ्ट कर दूंगा, और तब तक मैं ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करूंगा, तब तक मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दूंगा। तो आपने मुझे अवसर ही नहीं दिया। आप मुझे अवसर देते तब तो पूछते मुझसे कि कहाँ हमारा गैरसैंण, कहाँ है हमारी राजधानी, क्यों है आज भी राजधानी यहाँ, क्यों नहीं है गैरसैंण के अंदर। और सारे उत्तराखंड को सम्मिलित करवा करके, हरिद्वार से लेकर के उधम सिंह नगर तक के सबको सम्मिलित करवाया, और सबने कहा, क्योंकि मैंने जो नक्शा उनको बताया, उस नक्शे में लोगों को लगा, मैंने आर्थिक विकास का नक्शा भी जोड़ा गैरसैंण के साथ। मैंने कहा ये जो नदी घाटियाँ हैं, ये हमारे नए इकोनॉमिक ग्रोथ जोन होंगे। इन जोन के अंदर तुमको अवसर मिलेंगे, तुम्हारे बच्चों को अवसर मिलेंगे, तुम्हारे पास पूंजी है, तुम उस पूंजी के साथ यहाँ अपना बिजनेस कर सकोगे, अपना रोजगार कर सकोगे। एक इकोनॉमिक मॉडल उनके सामने रखा, जिस मॉडल को उन्होंने समझा कि इसमें हमारी भी भलाई है। मैंने गैरसैंण के साथ सारे उत्तराखंड की भलाई जोड़ करके वो मॉडल तैयार किया। लेकिन अब मैं एक बात बताओ, मैं जहाँ यदि 20 लोग पहुँच जाएं तो कहाँ रहें की समस्या पैदा हो जाती थी, और बड़े मुश्किल से 2000 लोगों के रहने के लायक बंदोबस्त हम वहाँ खड़ा कर पाए। तो वहाँ राजधानी को कैसे शिफ्ट किया जा सकता था? आप मोहम्मद तुगलक की तरीके से तो नहीं चल सकते ना। राजधानी बनाना एक सवाल है, यदि शुरुआत में होता तो वो काम टेंट में भी हो जाता, लेकिन एक बार स्थापित राजधानी को आप दूसरी जगह जब शिफ्ट करेंगे तो आपको एज इट इज मॉडल बना करके शिफ्ट करना पड़ेगा। नहीं तो पता चला कोई फाइल यहाँ की वहाँ चली गई, वहाँ का फाइल वहाँ चली गई, कोई अधिकारी यहाँ नहीं आ रहा है, सब हौच पौच हो गया। सारी चीज़ें जो है उससे राज्य के अंदर क्योस पैदा हो जाता। इसलिए मैंने 22 तक का रोड मैप बनाया। मैंने कहा जो है, मैंने 24 नहीं कहा लोगों से, मैंने कहा 22 तक हम, मतलब ये था कि न 20 तक और 22 तक हम पूरी तरीके से शिफ्ट कर देंगे। मतलब ये था कि 22 में तब हम तुम्हारे पास वोट मांगने आएंगे जब हम राजधानी गैरसैंण में कर देंगे करके। लेकिन उत्तराखंड के लोगों ने दिया ही नहीं हमको मैंडेट, हरीश रावत को मैंडेट दिया ही नहीं। जब आपने हरीश रावत को मैंडेट नहीं दिया तो हरीश रावत से पूछ कैसे सकते हो? एक और बात, जो भू कानून को लेके आपने देखा लंबा संघर्ष हुआ। आप सरकार ने कहा कि साहब उन्होंने कठोर कानून पारित कर दिया है कि 2 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों में कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता कृषि और बागवानी के लिए जमीन। देखिए, ये बिल्कुल फॉल्टी डिसीजन है। एक तो बिलेटेड है, बहुत देर में लाए जब जमीनें सब बिक गई, और दूसरा उसमें जो है आपने 2 हिस्से नहीं करने चाहिए थे राज्य के। इसका बड़ा गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आप कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं, ये राज्य के लिए, भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है राज्य का जो है। अभी मैं उन सब बातों को एलोबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जब ये डिसीजन लिया गया था तब भी ये सवाल किया था, गलत हो गया। मैं अब भी कह रहा हूँ गलत है।
तो आप कह रहे हैं इस पे हमें पुनर्विचार करना पड़ेगा आने वाले समय में। मैं तो चाहता हूं कि धामी स्वयं ही पुनर्विचार करे। यदि दिल्ली में सब सकुशल है तो धामी खुद ही इस पर पुनर्विचार करे। आपको क्यों लग रहा है सकुशल नहीं है? मैंने तो यूं ही कहा सब सकुशल है, क्योंकि अब भाजपा भी थोड़े, जो हमारे पहलवान वहाँ गए हैं तो उन्होंने अपने गुण कुछ भाजपाइयों को भी दे दिए हैं। तो अब वो भाजपाई नहीं है, उन तक कुछ हमारे पहलवानों के गुण वहाँ तक भी पहुँच चुके हैं। बट आपको लगता है तो ऑन ए कुछ सीरियस उछल कूद तो हो ही रही ऑन ए होगी। सीरियस नोट इस राज्य को राजनीतिक अस्थिरता ने, एक दूसरे के निपटाने की राजनीति ने, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने इस राज्य को खोखला कर दिया। महत्वाकांक्षा नहीं होगी तो फिर आगे रास्ता, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षा के लिए आप में सोच और समझ दोनों होनी चाहिए। उन दोनों के साथ तालमेल होना चाहिए। यहां तालमेल नहीं है। असल में महत्वाकांक्षा तो एक बड़ा शब्द है, यहां तक कि आकांक्षा के साथ भी सोच और समझ होनी चाहिए, रोड मैप होना चाहिए आपके पास। बट यहां देखिए और ना, हमारी जब आप एक नियति बन गई राजनीतिक है कि महत्वाकांक्षा कोई व्यक्ति आता है, कोई भी, उसके पीछे ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं कि भाई हट रहा है ये। तो ये स्थिति क्यों? जब गलत तक है। कोई व्यक्ति गलत है। लंबा टेन्योर नहीं चलाएगा वो गलत कैसे है। राज्य को आगे ले जा देखिए, सकता है? मे- राजनीतिक अस्थिरता तो मे- सबसे पीछे धकेल देती है राज्य को। मेरे हाथ में तो केवल 2 बार बात थी। एक बार 2002 में थी, एक 2012 में थी। 2012 में मैं खुद नहीं आया, अपने फेलियर की वजह से विजय बहुगुणा जी गए। कांग्रेस ने और सबने रियलाइज किया कि मस्ट गो नाउ, तो तब इसलिए आए। मैं तो एक खाली सीट पर आया, मैं बहुगुणा जी की जगह पर नहीं आया। गलत बात, बिल्कुल गलत बात है। मैं बहुगुणा जी की जगह पर नहीं आया। मैंने किसी से नहीं कहा बहुगुणा जी को हटाया जाना चाहिए, बल्कि जो इकोनॉमिक पैकेज बना उत्तराखंड के लिए, उसको बनाने में मैंने उनकी मदद की पूरी, जो है मैं उनके साथ खड़ा रहा, जिसके आधार पर यहाँ ये सारा रिकंस्ट्रक्शन इत्यादि का काम, आज भी जो काम हो रहे हैं उसी पैकेज के तहत, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी दे करके गए, उसी के तहत, उसी फॉर्मूले के तहत हो रहे हैं, जो है। तो मैं उनके साथ था। 2002 से 2007 तक मैंने इंश्योर किया इस बात को कि सरकार स्थिर रहे। मैंने एक बात लीडरशिप से बार बार कही, मैंने कहा एज लॉन्ग हरीश रावत इज देयर, सरकार को कोई खतरा नहीं हो सकता है। एक दिन 29 विधायक विधानसभा में नहीं गए तो तहलका मच गया सब जगह। तो मुझसे कहा, रात को किसी ने टेलीफोन करके, अहमद भाई ने कहा मुझसे, मैंने कहा अहमद भाई आप बेफिक्र हो, जब तक हरीश रावत है सरकार। अरे यार तुम कहाँ सरकार कह रहे हो, वहाँ तो ऐसा हो गया सुना, तुम तो अभी जाओ। मैंने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं कल सुबह जाऊंगा, आप चिंता न करिए। आपने कहा नहीं डायरेक्टर यहाँ बैठा है तो चिंता किस बात जो भी- की है? जो भी सब- 29 मेरे जो- इशारे जो- पे जो- रुके जो- ताकि आप लोगों को ये मैं मैसेज पहुंचा सकूं, हरीश रावत को हल्के में मत लो। वो आपकी समझ हो सकती है, मेरी ये समझ थी। मैं आज भी राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ हूँ, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन सुनिए, मैं जानता मैं उसको और मैं राजनीतिक बीजेपी को इस बात का दोषी समझता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड को राजनीतिक अस्थिरता दी, हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया। जब उनकी सरकार आई 3 मुख्यमंत्री दे दिए, और आज भी राजनीतिक स्थिरता नहीं है भाजपा के अंदर। आप 9 मंत्री नहीं दे सकते हैं, और जिस दिन आप 9 मंत्री देंगे, आप देखिए भाजपा कहाँ पर खड़ी होती है। जो भी यहाँ का मुख्यमंत्री, यदि मुख्यमंत्री समझदार होंगे तो 2-3 पद खाली रखेंगे, ताकि जो है अंगूर की तरफ लपकते रहें लोग, जो है तो रखना पड़ेगा। आकांक्षा बनी रहे। आकांक्षा बनी रहे। तो ये स्थिति भाजपा ने खड़ी की है। तो मैं तो राजनीतिक अस्थिरता के बिल्कुल खिलाफ हूँ, लेकिन मैं महत्वाकांक्षा, जो सोच समझ, और एक आपके पास कुछ तो प्लान हो, कुछ तो, आप जिस पद के लिए प्लान कर रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ, लोग देहरादून का मेयर बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पास देहरादून के लिए समझ नहीं है। आपने देहरादून का अध्ययन ही नहीं किया, आप सब वार्डू में नहीं गए। जब तक आप इसकी पूरी जियो सोशियो और दूसरी चीज़ों को नहीं समझेंगे, आप उत्तराखंड के सामाजिक समूह पूरे उसको नहीं समझते हैं, इसकी बनावट को, इसकी सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक दूसरी बनावटों को नहीं समझते हैं, और आप जो है मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन सर, ये जो निपटाने की राजनीति है ना, जिससे उत्तराखंड को बहुत नुकसान हो रहा है, ये केवल राजनेताओं तक सीमित नहीं है। मैं देखता हूँ आईएएस को निपटाने में लगा, आईएफएस को निपटाने में लगा, आईपीएस को निपटाने में लगा, यहाँ तक कि सचिवालय
सप्लाई का कर्मचारी अपने दूसरे कर्मचारी को निपटाने में लगा है, और इस सब का जो बड़ा नुकसान हो रहा है वो इस राज्य को रखा है। लेकिन निपटाने की राजनीति में उत्तराखंड तेजी से निपट रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। आप मेरे कार्यकाल में बता दीजिए कि इस तरीके की कोई स्थिति थी, कोई कंपटीशन था, कर्मचारियों का कोई आंदोलन था, कोई सवाल थे एक दूसरे को निपटाने के, किसी कैडर का कोई झगड़ा दिखाई दिया, किसी के प्रमोशन का कोई झगड़ा दिखाई दिया, कोई सवाल दिखाई दिया? नहीं, मैं पर्टिकुलरली इतना इन्वॉल्व नहीं था, मैं होता तो मुझे पता लगता कि तब मैं दिल्ली में था। आप महाराज यहाँ भी थे, वहां भी थे, लेकिन मैं सर दिल्ली में काम करता था ना। मेरा आपकी आत्मा उन्होंने भी यहाँ भटक रही थी, मैं जानता था। तो जो है, तो इसलिए आप पूछ लीजिए ना, किसी से पता कर लीजिए ना, आप कर लीजिए और मुझको फिर बुला लीजिए, मैं फिर उत्तर दे दूंगा आपको। आप कैसे लीड कर रहे हैं, आपका इरादा क्या है, आपकी ईमानदारी पर लोगों को विश्वास होना चाहिए जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं। हमने कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया, हमने पुलिस की समस्याओं का समाधान किया, और हमने दूसरों की जो समस्या उठी, ऐसा नहीं उठी, लेकिन उठी, हमने उसका समाधान निकाला। एक के.एस. जलाल दर्शक है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा, तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि हमने सोशल मीडिया में डाला था कि आप हमारे प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछें। उन्होंने लिखा है कि आपने लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के बारे में कहा था जी कि वहां एलिवेटेड रोड बनाएंगे, नीचे हाथी चिंगाड़ेंगे, शेर दहाड़ेंगे, मोर नाचेंगे, हिरन अटखेलिया करेंगे और ऊपर से सैलानी इन सबका लुत्फ लेंगे। लालढांग चिल्लरखाल मार्ग आज भी 10 का 10 है। ठीक है, वो जरा सा गलती करके वो लालढांग चिल्लरखाल नहीं कहा था मैंने कहा था कोटद्वार रामनगर, इसको एलिवेटेड रोड बनाएंगे, और उसके लिए मैंने प्रस्ताव दिया, और जो है भारत सरकार के पास हमारा प्रस्ताव आज भी विचाराधीन है एलिवेटेड रोड का जो है। और चिल्लरखाल को जो है मैंने 7.5 करोड़ रुपया लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के लिए वन विभाग को सौंप दिए। मैंने कहा आप अपने रिक्वायरमेंट से फॉरेस्ट के डेवलपमेंट प्लान के अनुसार इस रोड का निर्माण करिए, और वो काम चल रहा था, लेकिन वन विभाग ने के तत्कालीन वन मंत्री के साथ क्या हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने उस पैसे को पीडब्ल्यू को दे दिया। जब पीडब्ल्यू को दे दिया तो फिर वन अधिनियम सामने आ गया, और आज भी चिल्लरखाल मोटर मार्ग अधूरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये अधूरा पड़ा हुआ दोष मेरा नहीं है, मेरे समय में आप कह रहे हैं वन विभाग को दीजिए, वन विभाग की एक्सपर्टीज रोड बनाने की मेरे समय में 2000 रोड बनाने की एक्सपर्टीज तो पीडब्ल्यूडी की है। हमने फॉरेस्ट को इसलिए दिया क्योंकि फॉरेस्ट के अंदर था वो। एग्री, बट तो फॉरेस्ट के पास रोड बनाने की एक्सपर्टीज थोड़ा है। उनके पास भी है, फॉरेस्ट अपनी रोडें बनाती है और अपनी टेक्निक के अनुसार बनाते हैं। इसलिए मैंने उनसे कहा टेक्निक हम दे रहे हैं, आवश्यकता हम बता रहे हैं, लेकिन आप बनाओ इसको फॉरेस्ट के उसके अनुसार, ताकि आप जो है कोई इकोलॉजी को डेवलप नुकसान न हो सके, उसको इंश्योर हो जाए। और उसके तहत काम चल रहा था, अच्छा खासा करीब 1/3 काम हो गया था हमारे कार्यकाल के अंदर, लेकिन उसके बाद से काम रुका पड़ा है क्योंकि वन अधिनियम और ये सब आया। ये जो भी नेतृत्व था ये उस नेतृत्व का दोष है, ये मेरा दोष नहीं है। और उसके लिए जिसके लिए मोर नाचेंगे, हाथी वही है। और यदि मैंने भारत सरकार से कहा कि हमको आप मदद करिए, आधा पैसा हम रेज करेंगे, आधा पैसा आप मदद करिए हमको। हमने कहा हम इसको बनाते हैं एलिवेटेड रोड को जो है, हमने 7 साल का प्लान बना करके दिया। हम उसको 7 फेजेज में बना रहे थे, अलग अलग टुकड़ों में जो है। मेरे दिमाग में आप भी किस किलोमीटर तक, कहाँ से कहाँ तक, सब अभी भी बिल्कुल प्रिंट की तरीके से बिल्कुल क्लियर है उस बात को। रवि जी, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातचीत बारी हुई, और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने ये छोटे छोटे इनिशिएटिव जो लिए हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उत्तराखंड के उत्पादों को एक पहचान दिलाने की। आपने एक बात मुझसे अभी शुरुआत में कही, इंट्रोड्यूस करते हुए, उसको पूछा नहीं आपने मुझसे कहा ना आप एक खाने पीने की इसकी, ये तो मैं इसलिए करता हूँ, ये जिस धरती ने हमको यहाँ तक पहुँचाया है उस मिट्टी के प्रति हमारा कुछ तो कृतज्ञता है। यदि हमको कुछ लोग जानते हैं, तो यदि हम उस जान पहचान का लाभ अपनी धरती तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अब मैं ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में तो हूँ नहीं, लेकिन जो करने की स्थिति में हूँ मैं करता हूँ। और मुझे बेहद खुशी है कि आज मड़ुआ जो है राष्ट्रीय पहचान के साथ खड़ा है, और मुझे खुशी है कि अब गेठी जो है रमेश भट्ट की पहचान के साथ भी खड़ी है। और अगले साल आप मुझे देखेंगे मैं गुजी करेले की बात कर रहा हूँ,
भुजी करेला होता है पहाड़ के अंदर, जिसको राम करेला भी कहते हैं। राम करेली मैं- हमारे हाँ, यहाँ। मैं- वो मैं खूब उस- होता है, हाँ, हाँ, बेल मैं उसमें मैं अच्छी उसकी खासी बात होती कर है। रहा हूँ क्योंकि उससे मेरे छोटे छोटे लोगों को उत्पादन, जो लोग अभी भी अपने गाँव में हैं वो कुछ उत्पादन करते हैं, उनको लाभ मिलता है। जिस गेठी को कोई नहीं पूछता था, भैंस के रजड़े में डालते थे इस गेठी को, जो है आज वो गेठी कम से कम 80 रुपया 90 रुपया किलो बिक रही है बाजारों के अंदर। पहाड़ी ककड़ी जिसको कोई नहीं पूछता था, उसको आप सब पूछ रहे हैं। मैं पहाड़ी कद्दू जो धूल में रखा रहता है, वो मैंने एक सिंबल के रूप में अपने सर में रखा है। आज बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था उसका एक नौजवान भी अपने सर में रख करके उसको घूम रहा है। तो this is all। वो नौजवान आजकल बड़ा फेमस हो रहा है। हाँ, इसको मैं एक मूवमेंट, मैं चाहता हूँ एक मूवमेंट बने। यदि रमेश भट्ट जो है गेठी खरीद एक दुकान में जाते हैं, तो इसका मतलब ये मूवमेंट बन रहा है ना। राव जी, मैं तो शुरू से ही, हमारी अम्मा तो सग्गड़ में गेठी पकाती थी, हमें तो पहले से ही पता है। हमारी जैव विविधता ने हमको बहुत समृद्ध बनाया है, और हमारी महिलाओं के पकवान बनाने के गुणों ने हमको बहुत अवसर दिए हैं। सिर्फ उसको मांझने की और पहचान देने की जरूरत है। जौनसार का अस्का जो है, आज भी जो एक बार खा लेगा वो कभी नहीं भूल सकता है। मेरी माँ बहनों का बनाया हुआ फाणू सबको, आज हमारा अरसा जो है आगरा खाल और वर्षा खाल के रूप में डेवलप हो रहा है। हमारे लोगों ने धीरे धीरे इनोवेट करके, जो अरसे 2 दिन में ख़राब हो जाते थे, अब इतना इनोवेट कर दिया है कि वो 24 दिन में भी ख़राब नहीं हो रहे, जा रहे हैं, जो है लोग उसको निकाल रहे हैं। लोग धीरे धीरे एक ऐसा उत्तराखंड जो अपनी समता को पहचान रहा है, तो बहुत सारे लोग इस क्षेत्र के अंदर आगे निकल रहे हैं और बहुत सारे इनोवेटिव्स के साथ निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है मैं कोई विशेषज्ञ हूँ, मैं तो संयोग से जो है, जब भारत सरकार में कृषि मंत्री बना तो उसमें ICR का काम को सौंपा, तो उसमें अध्ययन करते करते चीन ने कैसे अपनी इकोनॉमी ग्रो की, न्यूजीलैंड ने कैसे, एक छोटा देश 50 साल का 50 लाख लोगों का एक द्वीप कैसे इतना समृद्ध हो गया। मैंने इनकी इकोनॉमीज़ को, उनको अध्ययन करते हुए कुछ वनस्पतियों को, कुछ उत्पादों को, कुछ चीज़ों को पहचान लिया। तो मैं उन्हीं की बात करता हूँ, इसीलिए मैं तिमुरू की बात करता हूँ, तिमूर के दानों की जो है। आज वो हमारी इकोनॉमी को ट्रांसफर करने में बड़ा भारी, इसीलिए मैंने हेम्प की बात कही, जिस भांग की बात कही आज भी, और मैंने इसीलिए सिसोने की बात कही। सिसोना जानते ना आप? बहुत बड़े, मेरा फेवरेट है। आज लेंटिल टी बनाने में बहुत सारे लोग अपने आगे आ रहे हैं। अब लेंटिल सूप कुछ दिनों के बाद एक फैशन के रूप में होगा। तो ये है, मैं चाहता हूँ ये चीज़ें, आज ऐसा नहीं है मेरे पास, मैंने कहा समय कम है, इसलिए मैं लगातार इन चीज़ों को कहता रहता हूँ। जैसे आपसे मैं लगातार, जैसे पंडित जी कभी कभी जब बहुत सारे यजमान होते तो उनका पाठ पढ़ना होता है, तो मेरे पास अब समय नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे जीवन का समय भी कितना है, तो उसमें जो है मैं इन सब चीज़ों को जल्दी जल्दी कर देना चाहता हूँ, ताकि ये पहले ऐसा ना हो मेरे साथ रह जाए। मैं चाहता हूँ आने वाले लोग इसको लेकर के चले, ताकि ये आने वाले दिनों में उत्तराखंड की ताकत बन सके। अभी मैंने एक गैरसैंण का माल्टा मंगा रखा है। वो माल्टा क्यों, अब मैं गैरसैंण नहीं जा सकता, मैं बार बार, मेरे पास शक्ति भी नहीं है, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है आने जाने के लिए, तो मैं जो है उसके प्रोडक्टों से उनको याद कर लेता हूँ। अब वो गैरसैंण के माल्टे में बहुत खासियत है, वो दूसरी जगहों से बहुत हट करके है, एक अलग तरीके का माल्टा है। तो आप उसको एक कैसे जियो टैग मिल जाए, उसके लिए मैं कोशिशमंद हूँ। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, कल्पनाएं हैं, जिसमें सोचूं मैं काम करता रहता हूँ। तो थोड़ा सा मेरा भी काम चल जाता है, और थोड़ा सा जो मेरा कर्तव्य है अपनी धरती के प्रति, जिसने मुझे पैदा करके यहाँ तक पहुँचाया है, तो ऐसा ना हो कि हरीश रावत के 20-21 लाख फॉलोअर हों और हरीश रावत उन तक जो है उत्तराखंड और उत्तराखंडियत को न पहुँचा रहा हो, तो उसको पहुँचाने का भी काम करता हूँ। बट मैं चाहता हूँ इस राज्य को आपको लंबा सानिध्य मिले आपका, और इस तरह के इनिशिएटिव जो हैं वो लॉन्ग टर्म में, अगर आप देखें, ये छोटे छोटे इनिशिएटिव ही बड़े बनते हैं, और कौन जानता है इनमें से एक इनिशिएटिव राज्य की इकोनॉमी एक बड़ा परिवर्तन लेके आए। आप आए हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत धन्यवाद, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू वेरी मच। आपने देखा, हरीश रावत जी ने बहुत जो समसामयिक मुद्दे हैं उत्तराखंड के, उन पे अपनी बात बहुत प्रखरता से रही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि एक बात तो हमें सीखनी चाहिए कि हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कितना सकारात्मक कर सकते हैं, जैसे आप करते हैं, खासकर उत्तराखंड के उत्पादों को लेकर। तो मैं समझता हूँ एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है लोकल इकोनॉमी, लोकल एम्प्लॉयमेंट, लोकल फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिहाज से। बहरहाल बहुत धन्यवाद, और जैसा कि मैं अमूमन आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं हम किसी मेहमान को पॉडकास्ट में बुलाएं और आप
के सवाल उनसे पूछें तो आप हमें जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद हमारे इस इंटरव्यू को देखने के लिए।